बच्चों आज आप में से जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंट्रो हैं वो देख लें। आप लोगों ने यूनिट नंबर 9 बनेगा। इसके लिए पंजाब की बुक से आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है। जो केपीके के स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक का चैप्टर नंबर 11 बनेगा ये, ठीक है। इसमें एमडी कैट में क्योंकि पूरा चैप्टर इंक्लूड नहीं है, कुछ टॉपिक्स इंक्लूड हैं। उन टॉपिक्स के मैंने नाम लिख सी। कूलम लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को के क्यू बाई आर स्केयर की फॉर्म में भी पढ़ेंगे, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर की फॉर्म में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेस में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफरेंट फॉर्म्स को देखेंगे। एक सब टॉपिक है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशन फोर्स, और एक कैपेसिटर का टॉपिक है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट चैप्टर ही इंक्लूड है। स्वाई इसमें अगर मैं बताऊं कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं है, तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें इंक्लूड नहीं है। जो गॉसेस लॉ है उसकी बात इसमें नहीं हो रही, फ्लक्स इसमें वो डिस्कस नहीं कर रहा। तो जो गॉसेस लॉ है या फ्लक्स की अगर बात की जाए तो वो टॉपिक इस कोर्स में, मतलब एमडी कैट वाले बच्चों के कोर्स में नहीं है। लेकिन आप में से जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और ईटा के स्टूडेंट्स हैं उनके कोर्स में वो वाले सारे टॉपिक्स डेफिनेटली इंक्लूड हैं, क्योंकि उनकी तो पूरी बुक इंक्लूड है ना। तो जो बच्चे न्यू अभी इंटर हुए हैं, मैंने बताया कि कल से हम इंशाल्लाह आपकी एक्स्ट्रा क्लास जो होगी, जो इंजीनियरिंग और ईटा के स्टूडेंट्स हैं उनके जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स कह लें या एक्स्ट्रा क्लास कह लें, जो मिसिंग टॉपिक्स होंगे, ये क्लास तो आपकी हुआ करेगी, लेकिन इन क्लासेस के बाद आपकी वो एक्स्ट्रा क्लास भी 1 आवर की हुआ करेगी, जिसके अंदर हम अपने मिसिंग टॉपिक्स को क्लियर किया करेंगे। जैसे इस लेक्चर के आपको नोट्स मिल जाते हैं, वीडियो मिल जाती है, इसी तरह उस लेक्चर की आपको नोट्स और वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी। इसमें हमारे पास दो मेजर टॉपिक्स हैं। एक हमारे पास इसमें कूलम्स लॉ है इस चैप्टर में, और एक मेन टॉपिक हमारे पास कैपेसिटर है, मतलब जिनके ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों हम इस चीज़ को कवर करेंगे कि कूलम्स लॉ पे आज बात करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 1.5 घंटा इसको पढ़ाऊँ, अगर ना कवर हो चुका तो शायद आज का पूरा लेक्चर ही कूलम लॉ पे हो। पहले हम इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स पे बात करेंगे जो हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग है, फिर हम कुछ एडवांस कंसेप्ट्स भी इसके देखेंगे जिनके क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर कूलम्स लॉ से। आज कूलम्स लॉ में पहली जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, डेट्स वगैरह वैसे सेफ साइड के लिए याद कर ही लेनी चाहिए, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में सबसे पहले हम बात ये कर रहे होते हैं कि मतलब इसने अपना लॉ दिया कब था ना। तो कूलम्स ने अपना लॉ जो था वो 1784 में दिया था। कूलम्स ने बेसिकली इसकी जो लॉ है, अगर मैं इस लॉ की फिजिकल स्टेटमेंट की थोड़ी सी बात करूँ ना, कि इस लॉ की फिजिकल स्टेटमेंट क्या है, तो इस लॉ की फिजिकल स्टेटमेंट ये बनती है, जो आप सबको याद है, कि दो सिमिलर चार्जेस हो ना, इनको हम लाइक चार्जेस कहते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों नेगेटिव हों तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इन चार्जेस को हम बोलते हैं लाइक चार्जेस। जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये वाले जो चार्जेस हैं अपोजिट चार्जेस हैं, इन चार्जेस को हम बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। तो जो अनलाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बच्चों इस कूलम्स लॉ की फिजिकल स्टेटमेंट है कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, और अगर हम अनलाइक चार्जेस की बात करेंगे तो अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये इसकी फिजिकल स्टेटमेंट होगी। अब कूलम्स लॉ बेसिकली है क्या? कूलम्स ने बेसिकली जो फोर्स इन चार्जेस के दरम्यान में ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे ना, जिस फोर्स से करेंगे उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लोग बोलते हैं। ज़्यादातर वर्ड वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड यूज़ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उसे कहते हैं, या इसको कूलम फोर्स का नाम भी देते हैं ना। इसने इस फोर्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की, यानी इसने अपने लॉ में क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स की, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स का मतलब ये बनता है कि इसने ये बताया कि ये चार्ज इस चार्ज को अगर सपोज करें रिपेल कर रहा है, तो ये चार्ज इस चार्ज को जब रिपेल कर रहा है तो कितनी न्यूटन से इसको रिपेल कर रहा है। इस मेजरमेंट को हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो न्यूटन ने सॉरी कूलम्ब ने अपने लॉ में क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स पे बात की कि ये चार्ज इस चार्ज को अगर रिपेल कर रहा है तो ये चार्ज इस चार्ज को कितने न्यूटन से रिपेल कर रहा है। तो इस मेजरमेंट को हम 2 न्यूटन से रिपेल कर रहा है, 3 न्यूटन से रिपेल कर रहा है, इस मेजरमेंट को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो इसने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स पे बात की। और फिर हम ये भी कहते हैं कि कूलम्ब लॉ बेसिकली में क्या बताता है? कूलम्ब लॉ हमें बताता है इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। इंटरेक्शन तो है ही है। तो कूलम्ब लॉ बेसिकली डिस्क्राइब इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस।
इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस यही है ना कि वो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों को हम बोलते हैं इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। तो कूलम्स लॉ हमें इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस के बारे में भी आइडिया दे रहा है। ये बहुत आम सी बातें हैं, बस मैंने कहा कुछ बेसिक बुक की लाइंस को लेके चलते हैं। एक हमें समझ आ गया कि कूलम्स लॉ बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट फोर्स है एंड दिस लॉ डिस्क्राइब इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इसमें आगे चलते हैं, तो इसने ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स बताने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। उन एक्सपेरिमेंट में इसने जो ऑपरेटर्स यूज किया था ना, अगर उसका आपसे पूछता है ना कि कूलम्स ने अपनी ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है इन चार्जेस के दरम्यान में फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू बताई है। तो फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए इसने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट में इसने जो ऑपरेटर्स यूज किया, उस ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं टोरियन बैलेंस। ठीक है। तो ये अगर पूछ रहे थे आप लोगों से कि ऑपरेटर्स इसने कौन सा यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में, तो इसने टोरियन बैलेंस ऑपरेटर्स यूज किया था। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये ला वैलिड कब होगा, तो आप लोगों ने याद रखना है दिस ला इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। ये ला जो है वो वैलिड है किसके लिए? पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट चार्जेस की मैं वही डेफिनेशन लिखने लगा हूँ जो हमारी बुक में लिखी होती है कि पॉइंट चार्जेस के बारे में कह रहे होते हैं कि आपका स्मॉल चार्जेस होते हैं, यानी आई मीन जनरली इनको यही कह रहे थे, स्मॉल चार्जेस सेपरेटेड बाय large distance separated by large distance as compared to their sizes, as compared to their sizes। अगर मैं इस बात को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज लिखूं, तो फिर मैं ये स्मॉल वर्ड के ऊपर क्रॉस का साइन लगा रहा हूँ। ठीक है। अगर हम इसकी बहुत प्रिसाइज बात करते हैं, तो फिर हम इसके ऊपर क्रॉस का सॉरी स्मॉल का वर्ड नहीं लिखेंगे। हमें यूं कहना चाहिए कि चार्जेस सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस एज कम्पेयर टू देयर साइजेस, उन चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। और अगर एमसीक्यू आ जाता है कि कूलम्स लॉ वैलिड किसके लिए होगा, तो कूलम्स लॉ वैलिड है बेसिकली पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। और पॉइंट चार्जेस को ये वो कहता है कि ऐसे चार्जेस जिनके दरम्यान में डिस्टेंस लार्ज हो एज कम्पेयर टू देयर साइजेस, तो उन चार्जेस के लिए ऊपर कूलम लॉ वैलिड होगा। मैं इस पर थोड़ी और बात भी करता हूँ, लेकिन पहले थोड़ी सी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बातें हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसकी वैलिडिटी को अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, तो इसमें एक दो बातें और मैं ऐड कर देता हूं। आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि अगर कूलम लॉ की वैलिडिटी की बात ही कर रहा हूं, अगर बोथ चार्जेस आर इन रेस्ट, जो दोनों चार्जेस है ना, बोथ चार्जेस आर, ये अब कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी बुक में नहीं है। अगर बोथ चार्जेस आर इन रेस्ट हो, तो टिक का मतलब है कूलम लॉ वैलिड होगा। और अगर बोथ चार्जेस आर इन मोशन हो, ठीक है, यूं बात को समझ लें कि अगर दोनों चार्जेस जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बोथ चार्जेस ही मोशन में हो, तो फिर आप लोगों ने याद रखना है कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। बोथ चार्जेस आर इन रेस्ट, कूलम्स लॉ टिक का मतलब है वैलिड है। ठीक है। और अगर आपके पास दोनों चार्जेस मोशन में हो, तो फिर जो कूलम लॉ होगा वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास वन चार्ज रेस्ट में हो, ये बातें अब हमारी बुक में नहीं है, ठीक है, वन चार्ज रेस्ट में हो एंड वन चार्ज मोशन में हो, वन चार्ज रेस्ट में हो और वन चार्ज मोशन में हो, तो फिर भी कूलम लॉ वैलिड होता है। यानी दोनों चार्जेस रेस्ट में हो तब भी कूलम लॉ वैलिड, दोनों चार्जेस मोशन में हो तो फिर कूलम लॉ वैलिड नहीं है। अगर वन चार्ज रेस्ट में हो एंड वन चार्ज अगर मोशन में हो, तो फिर भी कूलम लॉ जो होगा वो वैलिड होगा। टिक का मतलब है वो वैलिड होगा। ये कुछ बातें हमारी बुक में नहीं है, ये आप लोगों ने बच्चों याद रखनी है। थोड़ी सी बात और भी करते हैं, पॉइंट चार्ज से रिलेटेड बात है, मैं पहले लिख देता हूँ कि अगर हम कहते हैं कि एक्सटेंडेड जो चार्जेस होते हैं ना, मैंने बोला ना कि कूलम्स लॉ वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट चार्जेस के अपोजिट एक वर्ड यूज होता है, जो पॉइंट चार्ज नहीं होंगे उनको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड चार्जेस। तो जो एक्सटेंडेड चार्जेस होते हैं उनके ऊपर भी कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता। तो आप यूं ही बात को समझें कि पॉइंट चार्ज के जो अपोजिट बच्चों वर्ड हम यूज करते हैं ना, वो वर्ड होगा एक्सटेंडेड चार्जेस। एक्सटेंडेड चार्जेस के ऊपर कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ये कुछ इंफॉर्मेटिव बेस्ड बातें थी, इनको जरा समझे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ इन बातों को भी। देखिए बच्चे, पॉइंट चार्ज बेसिकली है क्या ना, पॉइंट चार्ज के लिए जरूरी होता है, कुछ बच्चे समझते हैं कि शायद ये एक, मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने एक चार्ज बनाया है, एक बॉडी है, एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट समझ लें, मेरे पास एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने चार्ज दे दिया। अब एक बिल्कुल मेरे पास छोटा सा मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल उसको मैंने चार्ज दे दिए।
अब इन दोनों मेटेलिक ऑब्जेक्ट को मैंने चार्ज प्रोवाइड किया, इसको भी मैंने चार्ज प्रोवाइड किया, इसको भी मैंने चार्ज प्रोवाइड किया। अब अगर मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ इनमें से पॉइंट चार्ज कौन सा है, तो बच्चे ये कहते हैं सर ये पॉइंट चार्ज होगा, यानी ये पॉइंट चार्ज है, क्योंकि बहुत छोटा सा चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, लेकिन ये जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज नहीं है। मतलब इसके बारे में अगर पूछा जाए कि ये पॉइंट चार्ज होगा तो ये पॉइंट चार्ज होगा ही नहीं होगा, तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये वाला जो चार्ज होगा ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो याद रखें जो पॉइंट चार्ज है ना, बेसिकली पॉइंट चार्ज एक रिलेटिव टर्म है, यानी पॉइंट चार्ज कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। पॉइंट चार्ज जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कैसे है? रिलेटिव टर्म ऐसे है कि ये जो चार्ज है, अब हमें बहुत बड़ा चार्ज लग रहा है और इसके ऊपर चार्ज जो है वो आपके पास यूं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब अगर इस चार्ज को और इसी तरह का मेरे पास एक और चार्ज मैं बनाता हूँ, चले उससे आपको आइडिया देता हूँ, ये एक और चार्ज है। अब अगर इन दोनों चार्जेस को मैं एक दूसरे से बहुत दूर ले जाऊं, यानी अगर इस चार्ज और इस चार्ज को, चार्ज ए को और चार्ज बी बी को मैं एक दूसरे से अगर बहुत दूर ले जाऊं, तो उस वक्त ये जो चार्जेस होंगे ये एक दूसरे के लिए कैसे बिहेव करेंगे, जस्ट लाइक अ पॉइंट बिहेव करेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट चार्ज होने के लिए अगर ये जो चार्जेस हैं, इस वक्त ये दोनों चार्जेस अगर एक दूसरे के बहुत क्लोज पड़े हुए ना, यानी यूं समझ ले कि ये स्फेरिकल बॉडी है कि ये स्फेरिकल बॉडी है, इन दोनों स्फेरिकल बॉडीज के ऊपर चार्ज है। अगर इन दोनों स्फेरिकल बॉडीज के ऊपर चार्ज है, तो इस वक्त मैं इनको बोलूंगा ये दोनों एक्सटेंडेड चार्जेस हैं। इस वक्त ये दोनों पॉइंट चार्ज नहीं है ये दोनों। लेकिन अगर इन्हीं दोनों को मैं थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे ले जाऊं, अगर हम इन दोनों को थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर ले जाऊं, तो वहां पर ये दोनों एक दूसरे के लिए कैसे बिहेव करेंगे, पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे। तो देन हम उन दोनों को बोलेंगे पॉइंट चार्जेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चार्ज किसी बॉडी पर आया हुआ हो और अगर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के क्लोज पड़े हुए हों, तो फिर हम इनको पॉइंट चार्ज नहीं कहेंगे। ये थोड़ा सा आप लोगों ने एफएससी से, मैं स्लाइड डिफरेंट कर रहा हूँ इस कंसेप्ट को ना, तो आप लोगों ने इसी फॉर्म में याद रखना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में ही यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो अगर ये चार्जेस एक दूसरे के क्लोज पड़े हैं और किसी बॉडी पर चार्ज आया हुआ है, तो फिर वो पॉइंट चार्ज नहीं होंगे। लेकिन अगर इन्हीं दोनों बॉडीज को मैं एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस के ऊपर ले जाऊं, आप जरा इसकी डेफिनेशन गौर करें ना जो हमारी बुक में लिखी हुई है। हमारी बुक में लिखी चार्जेस सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू देयर साइजेस, यानी उनके साइजेस के मुकाबले में उनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दें। तो इन चार्जेस का साइज बहुत बड़ा है, तो ये पॉइंट चार्ज कब बनेंगे, जब इनमें डिस्टेंस भी इनके साइजेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा क्या होगा, लार्ज होगा। तो फिर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो बड़े बॉडी हों, लार्ज बॉडीज हों और उन पर चार्ज हो एंड दे आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों चार्जेस एक्सटेंडेड चार्जेस हैं, इनके ऊपर कूलम लॉ अप्लाई नहीं होगा। इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, अभी तो रिपल्शन ही होगी क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, उसको फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर एक्सटेंडेड चार्जेस हैं। तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कैलकुलेट करने के लिए फिर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं, जो कि हमारे कोर्स में है नहीं वैसे। तो इसका मतलब है कि एक्सटेंडेड चार्जेस जो होते हैं उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कैलकुलेट करने के लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं। उस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करके हम इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि एक्सटेंडेड चार्जेस और पॉइंट चार्ज की बात। तो ये वाले दोनों चार्जेस अगर एक दूसरे के क्लोज होंगे तो हम इनको एक्सटेंडेड चार्ज बोलेंगे, और अगर ये एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे तो दे आल्सो बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। इसमें एक चीज जरा बात माइंड में रखिएगा, एक क्वेश्चन आ रहा था, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए बिटवीन पॉइंट चार्जेस, यानी जो पॉइंट चार्जेस होते हैं वो मिनिमम कितना डिस्टेंस होगा कि हम उनको पॉइंट चार्ज बोलेंगे। तो वो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर कोई से दो चार्जेस हों, मतलब उन दोनों चार्जेस जिस तरह यूं समझ, मैंने कहा ना कि बिल्कुल छोटा सा चार्ज है, एक छोटे से बॉडी पर चार्ज आया हुआ है, तो इन दोनों के दरम्यान में पूछ रहे हैं मिनिमम कितना डिस्टेंस होगा तो ये पॉइंट चार्ज होंगे। वो डिस्टेंस बच्चे आप लोगों ने याद रखना है, 10⁻⁻15 मीटर्स के से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर चार्जेस के दरम्यान में मिनिमम डिस्टेंस अगर पूछे ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस कितना होना चाहिए, तो आर बच्चों इन दोनों के सेंटर के दरम्यान में डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ग्रेटर होना चाहिए 10⁻⁻15 मीटर से अगर ग्रेटर होगा तो उन चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस कहेंगे। और अगर जो डिस्टेंस है
चार्जेस के दरम्यान में अगर जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल हो जाए या उससे लेस हो जाए, तो फिर क्या होगा ना, अगर डिस्टेंस -15 मीटर के इक्वल या उससे लेस हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर आप सारों को याद है, फिर एक और फोर्स डोमिनेट कर जाएगी, उस फोर्स को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी अगर जो चार्जेस हैं उनमें डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर की इक्वल आर, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उनके सेंटर के दरम्यान में डिस्टेंस है, अगर वो -15 मीटर के इक्वल या उससे लेस हो जाए तो एक और फोर्स डोमिनेट कर देगी जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। इसके बारे में अगले पेज पे थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है। यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात की जाए तो ये तो ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है। इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में थोड़ी भी बात करेंगे भी। और ये वाली जो फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये फोर्स नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ चार्ज, नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ चार्ज, कि ये वाली जो फोर्स है ये नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। मतलब वट एवर चार्ज पॉजिटिव है, मतलब कहने का ये है, इस फोर्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। ठीक है ना। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि इस फोर्स का बिहेवियर जस्ट लाइक ग्रेविटेशन फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो भी ऑलवेज अट्रैक्टिव ही होती है। तो थोड़ी सी बच्चों हमारी बात ये हुई कि आपके पास जो पॉइंट चार्ज है उसके दरमियान मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज कितना होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो फिर कूलम्स लॉ वैलिड होगा। कूलम्स लॉ क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल करें और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करें। तो वो कब ये वाली बात होगी, जब मिनिमम डिस्टेंस इतना होगा। अगर डिस्टेंस इससे कम हो जाए या इससे इक्वल हो जाए तो फिर एक और फोर्स डोमिनेट कर जाती है जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का नाम देते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज आपको मैंने पढ़ाई हैं, वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। वो नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। चार्ज दोनों पॉजिटिव हो तब भी अट्रैक्शन होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तब भी अट्रैक्शन होगी। अगर एक नेगेटिव हो दूसरा भी नेगेटिव हो तो फिर भी अगेन इनके दरमियान में अट्रैक्शन ही होगी। तो कूलम्स लॉ वैलिड होने के लिए चार्जेस के दरमियान में मिनिमम डिस्टेंस जो है, चार्जेस के दरमियान में मिनिमम डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से ग्रेटर होना चाहिए। अगर डिस्टेंस इससे कम हो जाए तो फिर कूलम्ब लॉ जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। एक दो बातें छोटी छोटी हम लोगों ने नई सीखी हैं, बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स आपको याद हो चुके होंगे। एक्सटेंडेड चार्ज का एक न्यू कंसेप्ट था छोटा सा, वो मैंने आपको बता दिया है कि इन चार्जेस को हम एक्सटेंडेड चार्जेस कहते हैं जब चार्ज पूरी बॉडी पे आया वो। तो अगर ये चार्जेस क्लोज पड़े हुए हों तो फिर हम बोलेंगे ये एक्सटेंडेड चार्जेस हैं। अगर यही चार्जेस लार्ज डिस्टेंस पे हों एज कम्पेयर टू देयर साइजेस तो फिर दे आल्सो बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो इनके ऊपर हम फिर कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा आप लोगों ने माइंड में रखना है। जहां तक बात है फोर्स की स्ट्रेंथ की, इसके बारे में तो हम लास्ट यूनिट में ज्यादा बात करेंगे, लेकिन क्योंकि कूलम फोर्स की बात हो रही है तो मैं थोड़ी सी इस पे बात कर ही देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें कि कौन सी फोर्स स्ट्रांग होती है कौन सी फोर्स वैसे वीक होती है, तो जनरल से एक ऑर्डर याद रखना है। जितनी भी फोर्सेस हैं, 5 नेचुरल फोर्सेस है ना हमारे पास, 5 नेचुरल फोर्सेस हैं, उनमें से जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, जिसका मैं अभी नाम ले रहा हूँ, ये इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो स्ट्रेंथ आती है वो मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो स्ट्रेंथ आती है वो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी वो आपका स्ट्रेंथ बनेगी वीक न्यूक्लियर फोर्स की। यानी ये आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ आ जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो वो ग्रेविटेशन फोर्स है। ये बच्चों मैंने ना सारी नेचुरल फोर्सेस को अलग-अलग करके लिखा है। जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे ना वहाँ पर हम इनके कॉम्बिनेशन को भी पढ़ेंगे। अभी क्योंकि हम बेसिक से बात कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन भी सारी फोर्सेस को 5 नेचुरल फोर्सेस को सेपरेट करके ही आएगा ना। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फोर्स से, मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग है वीक न्यूक्लियर फोर्स से, और वीक न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ग्रेविटेशन फोर्स से। ये जो मैं बात कर रहा हूँ यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, वो सेकंड लास्ट टॉपिक है आपके लास्ट चैप्टर का ना, उस पे भी हम बात नहीं कर रहे। यूनिफिकेशन यानी कम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, ये हर फोर्स को मैंने अलग-अलग लिख के उसका ऑर्डर लिखा है। तो इन जनरल अब आप ये बात याद रख सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, और सबसे जो वीक फोर्स है वो आप लोगों के पास कौन सी है, ग्रेविटेशन फोर्स सबसे वीक फोर्स है। हम वापस अपने बच्चों टॉपिक की तरफ आते हैं। हम तो क्योंकि कूलम्ब लॉ को फोकस करना चाह रहे थे, इसी के साथ एक छोटा सा पहले एमसीक्यू लिखते हैं।
फिर दोबारा अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये एमसीक्यू मैंने आपको एफएससी में भी बड़ी दफ़ा आप लोगों को दी है कि ए श्योर टेस्ट, बहुत अच्छा एमसीक्यू है इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ए श्योर टेस्ट, ए बॉडी ओ ए बॉडी बीइंग चार्ज, ए बॉडी बीइंग चार्ज, वो सिंपल सा एमसीक्यू है कि श्योर टेस्ट कौन सा है कि किसी बॉडी पर चार्ज होगा, वो अट्रैक्शन है, हो सकता है श्योर टेस्ट, या वो श्योर टेस्ट जो है वो रिपल्शन हो सकता है, या इसका ऑप्शन आ सकता है बोथ ए एंड बी होते हैं, बोथ ए एंड बी होंगे, और डेल्टा ऑप्शन होगा आपके पास कोई, आप लिख सकते हैं नन ऑफ दिस। देखिए उसने वर्ड यूज किए श्योर टेस्ट, बॉडी बीइंग चार्ज, कि आपको कंफर्म कब होगा बॉडी बीइंग चार्ज है ना। आप एक चीज नोट करें कि सपोज करें ये न्यूट्रल बॉडी है, ये भी न्यूट्रल बॉडी है, ये दोनों बॉडीज इस वक्त न्यूट्रल हैं। अगर ये दोनों बॉडीज न्यूट्रल हैं, तो अगर ये दोनों बॉडीज न्यूट्रल होंगी तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही होंगी? ये दोनों न्यूट्रल बॉडीज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर सकती हैं। तो न्यूट्रल बॉडीज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट ही करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अट्रैक्शन को बेस बनाएं तो अट्रैक्शन श्योर टेस्ट नहीं है। श्योर टेस्ट इसमें वर्ड यूज हुआ है ना, क्योंकि न्यूट्रल बॉडीज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। न्यूट्रल बॉडीज क्यों अट्रैक्ट करते हैं? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और अगर आपके पास दोनों बॉडीज पर अपोजिट चार्ज हो फिर भी वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब अट्रैक्शन जो है वो श्योर टेस्ट नहीं है कि बॉडी पर चार्ज है या बॉडी पर चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर रहते हुए ही बात करें, तो अगर दो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अगर दो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये कंफर्म बात है कि उन दोनों बॉडीज पर चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्योंकि जो अट्रैक्शन होती है वो न्यूट्रल बॉडीज के दरमियान में भी हो सकती है और चार्ज बॉडीज के दरमियान में भी अट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो रिपल्शन है वो सिर्फ चार्ज बॉडीज का फिनोमेना है, न्यूट्रल बॉडीज का वो फिनोमेना नहीं है। तो इसलिए जब एमसीक्यू आता है, जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं, कि शो टेस्ट ऑफ ए बॉडी बीइंग चार्ज, तो फिर अट्रैक्शन नहीं चूज करना या बोथ ऑप्शन फिर चूज नहीं करना, फिर आप लोगों ने रिपल्शन चूज करना। अक्सर बच्चे कहते हैं सर बोथ होना चाहिए ना, तो ये असल में वर्ड शो टेस्ट की वजह से हम बीटा ऑप्शन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कोई एक टेस्ट बताना है जो कंफर्म टेस्ट हो। तो अगर हम लोगों ने चेक करना हो बॉडीज चार्ज हैं या न्यूट्रल हैं, तो वो रिपल्शन शो टेस्ट होगा, अट्रैक्शन शो टेस्ट नहीं होता। क्योंकि अगर बॉडी न्यूट्रल हो तो फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं, और जिस फोर्स की वजह से करेंगी वो मैंने आपको जनरली बता दिया कि वो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी। कूलम्स लॉ की अगर मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर बात करें, तो सपोज करें हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और उन दोनों चार्जेस के सेंटर के दरम्यान में डिस्टेंस R है। हमें पता है जो कूलम फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इन बातों को समझाने की जरूरत कोई नहीं है। जितना चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी उतनी फोर्स की मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगी। दूसरा फोर्स जो डिपेंड करती है दोनों के डिस्टेंस के साथ 1/r² पे डिपेंड करती है। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको इनवर्स स्केयर लॉ भी कहते हैं ना, इनवर्स स्केयर लॉ। तो कूलम्स जो फोर्स है वो ओबे करती है इनवर्स स्केयर लॉ को भी ओबे करती है। मतलब अगर आप आर दोनों के सेंटर के दरम्यान में डिस्टेंस ज्यादा होगा, आर ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? चार्जेस की मैग्नीट्यूड पे, डिस्टेंस पे, और तीसरी जो फोर्स डिपेंड करती है वो डिपेंड ऑन मीडियम पे, ठीक है। तो अगर आपका एमसीक्यू आता है ना कि फोर्स, कूलम फोर्स किस चीज पे डिपेंड कर रही है, तो हम लिखते हैं चार्जेस की मैग्नीट्यूड पे, दोनों चार्जेस के दरम्यान में डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और फिर जो फोर्स डिपेंड करती है डिपेंड ऑन मीडियम पे डिपेंड करेगी कि जिन चार्जेस को हम स्टडी कर रहे हैं वो जो फोर्स होगी वो उन दोनों के दरम्यान में कौन सा मीडियम है उस पर भी डिपेंड करेगी। अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में मैं एक एमसीक्यू की लाइन लिखूँ ना कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके बारे में आप लोगों ने याद है कि लाइन लिखनी, मैं लिख सकता हूँ कि जो फोर्स होगी, फोर्स आपके पास जो होगी एक्ट अलोंग लाइन joining joining the centers of two charges। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूछे ना स्कूल में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो फोर्स एक्ट अलोंग जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी उस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करेगी। सपोज करें ये चार्ज Q1 है ना, ये चार्ज दूसरा Q2 चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो जो फोर्स होगी ना ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो फोर्स जो होगी ये जो दोनों चार्जेस के सेंटर को लाइन ज्वाइन करेगी ना उस पर होगी।
लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो इस पर फोर्स इधर लग रही होगी, ये इसको रिपेल कर रहा है तो फोर्स इधर लग रही होगी। तो अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए ना कि कूलम फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप लोगों ने ये वाला वर्ड याद रखना है कि फोर्स एक्ट अलोंग जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। तो जो लाइन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करती है, उस लाइन के अलोंग ये वाली फोर्स एक्ट कर रही होगी। अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं इन इक्वेशंस को, तो आपके पास बन जाएगा एफ इक्वल टू, इक्वली लगा देता हूँ, क्यू कांस्टेंट, चले पहले प्रोपोर्शनल के सामने लिख लेते हैं, Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, और अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन खत्म कर दें तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर हो जाएगा। ठीक है ना, के यहाँ पर आपको पता है कांस्टेंट है, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो के यहाँ पर जो होगा वो कांस्ट, ये आप स्पेलिंग तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे जब स्पेलिंग नहीं आती तो मैं इस तरह की लाइनें लगा देता हूँ। के इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इस कांस्टेंट को हम कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है ना, और इसको कुछ लोग जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। यानी ये कांस्टेंट कूलम कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। कांस्टेंट बच्चे दो तरह के होते हैं, कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट हों, जिस तरह कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और जनरल गैस कांस्टेंट, ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हैं, मतलब ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करते। ये जो कांस्टेंट हैं ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हैं, मतलब किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करते। कैपिटल जी ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और जनरल गैस कांस्टेंट, ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हैं, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करते। बट कूलम्स का जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डिपेंडेंट कांस्टेंट है, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जो कूलम्स के फार्मूले में कांस्टेंट आ रहा है ये डिपेंडेंट कांस्टेंट है, जिस तरह स्प्रिंग कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा था, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बेसिकली एक डिपेंडेंट कांस्टेंट था। तो ये अगर आ जाए कि जो कूलम कांस्टेंट है या कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इस फार्मूले में जो आया है वो कौन सा कांस्टेंट है, तो ये डिपेंडेंट कांस्टेंट होगा। जाहिर है हम लोगों ने भी लिखा था ये इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। तो ये बेसिकली कांस्टेंट किसको लेकर आया होगा, मीडियम को ही तो लेकर आया होगा ना, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में मीडियम वाली बात मिसिंग थी। तो कांस्टेंट के बारे में अगर हम बात करें तो के यहाँ पर डिपेंडेंट कांस्टेंट है, और ये जो के होगा ये हमें पता है किसकी जगह पर आया हुआ है, ये के आया हुआ है मीडियम की जगह पर। तो वैल्यू ऑफ के जो होगी ना, अगर कहते हैं ना इस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, तो हम कहते हैं वैल्यू ऑफ के डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस, कि वैल्यू ऑफ के जो होगी वो डिपेंड करेगी मीडियम बिटवीन चार्जेस के ऊपर। एक और उसने बुक में बात लिखी मीडियम बिटवीन चार्जेस के बाद, उसने लिखा हुआ है कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड करेगी। बस ये बुक में है बात तो मैंने लिख दी है, हालांकि बात को इतनी ठीक तो नहीं है। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स के चेंज होने से वो जो कांस्टेंट होता है उसके साथ वो लिखा हुआ नंबर तो चेंज हो जाता है, जिस तरह आप लोगों ने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा हुआ जनरल गैस कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। जब आप सिस्टम चेंज करते हैं तो आगे यूनिट्स चेंज होने से उसके साथ लिखा हुआ नंबर तो चेंज हो जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसकी मैग्नीट्यूड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो बस उसने बुक में ये लिखा हुआ है तो मैं भी लिख दी है कि वैल्यू ऑफ के डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ किस पे, यूनिट्स पे डिपेंड करती है और मीडियम बिटवीन चार्जेस पे डिपेंड करती है। हालांकि जब हम के को डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखेंगे तो ये जो के के साथ ये वाला नंबर लिखा होगा ना, ये नंबर तो चेंज हो रहा होगा, लेकिन साथ साथ ये यूनिट जो होंगी वो भी चेंज हो रही होंगी। यानी एक सिस्टम से जब दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर चेंज होगा, यूनिट्स भी चेंज होंगी, लेकिन जब दोबारा हम इसके अंदर वो पुरानी वाली यूनिट्स पुट करेंगे, सपोज करें सिस्टम इंटरनेशनल वाली, तो ये सारी वैल्यू दोबारा उस न्यू वैल्यू में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसने ये जो लिखा हुआ है ना सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगी, तो बस अब इस बात को यूं समझ लें, जब हम इसको एसआई सिस्टम से सीजीएस में या किसी और सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ नंबर और यहाँ पर लिखी हुई यूनिट चेंज होंगी, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हालांकि मैं ये चीज़ तो पता है कि के की वैल्यू तो ओवरऑल चेंज नहीं होगी, एक सिस्टम से जब दूसरे सिस्टम में हम चले जाते हैं तो सिस्टम चेंज होने से, जिस तरह इस बात को और आसान करके समझाता हूँ, 1 kg लिखा हुआ है, ये सिस्टम इंटरनेशनल है। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं सीजीएस सिस्टम में तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा ना, ये कौन सिस्टम है, ये बात यूं समझ लें अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो। देखो मैं आपको ये बात बार बार समझा रहा हूँ, मैंने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में गया हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ नंबर चेंज हुआ, देखें ये नंबर चेंज हो गया और साथ में यूनिट भी क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन क्या 1 kg 1000 ग्राम की इक्वल तब भी है ना,
तो मुझे ये कहना चाहिए कि 1 केजी को जब मैं सीजीएस में लेकर जाता हूँ तो 1 किलोग्राम चेंज हो जाता है, 1 किलोग्राम चेंज तो नहीं होता, 1 किलोग्राम तो वही रहता है, 1000 ग्राम भी किसके इक्वल होगा, 1 केजी के ही इक्वल होगा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज होने से इस पूरी चीज़ के क्या होगी, इक्वल होगी। ये बस उसने बुक में बात लिख दी कि वैल्यू ऑफ के डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो शायद उसका यहाँ पर वैल्यू लफ्ज़ लिखने का मतलब ये वाली वैल्यू होगी, कि ये वाली वैल्यू चेंज हो रही होती है। हालाँकि इस वैल्यू को जब हम उस यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम हमारी प्रीवियस यूनिट वो जो वैल्यू होती है, उसी के इक्वल आ जाता है। ख़ैर इतनी ख़ास बात नहीं है, वैसे मैंने थोड़ी-सी बात कर दी है, ताकि आपको थोड़ी-सी चीज़ क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हम के के ऊपर फर्दर बात करते हैं। के की जो वैल्यू होती है, अगर हम वैक्यूम या एयर के लिए लिखें, वैक्यूम या एयर के लिए के की वैल्यू हम सेम ही लिख रहे होते हैं। इसकी वैल्यू बनती है 9 × 10⁻9 और बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के की वैल्यू है वैक्यूम के लिए, और वैक्यूम के लिए या एयर के लिए मैं खाली जब के लिखूंगा तो एयर या वैक्यूम के लिए होगा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लिख रहे होते हैं। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो बेसिकली आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी उसे कहते हैं ना, यानी एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी हम उसे कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर शो कर रहा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को। ठीक है, और इसकी अगर एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू की बात की जाए तो इसकी जो वैल्यू बनती है वो 8.85 इंटू पावर -12 और n-1, इन दोनों की यूनिट्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे, n-1 m-2 और कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी यूनिट्स आपको याद होंगी, इसकी यूनिट्स जो बन रही होती हैं n-1 बनेगी, m-2 है और कूलम का स्क्वायर बनेगी। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ के फॉर मीडियम के लिए, यानी वैल्यू ऑफ के की अगर हम बात करें किसी मीडियम के लिए कि के मीडियम में हम कैसे लिखेंगे। तो अगर हम इसको के मीडियम के लिए लिखना चाहें तो इसका जो फार्मूला के मीडियम का बनता है ना, वो हम यूं लिख रहे होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, इसके साथ सिंपल हम एप्सिलॉन का वर्ड लिखते हैं। और एप्सिलॉन यहाँ पर जो शो कर रहा होता है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को शो करते हैं। एप्सिलॉन जो है वो शो करता है परमिटिविटी ऑफ किस चीज को, मीडियम को शो करता है। अगर हम एप्सिलॉन की बात करेंगे तो एप्सिलॉन यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम को शो करेगा। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो खुद है ना, अगर हम उसकी बात करें ना कि जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है इसका अपना फार्मूला क्या होगा, तो आप सारे लोग पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला ये बनता है कि अगर हम चलें रिलेटिव परमिटिविटी को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसका बना लेते हैं। रिलेटिव एप्सिलॉन आर हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को। इन चीज़ों को मैं थोड़ा जल्दी से इसलिए पास कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें आती हैं, ताकि फिर हम प्रॉपर कूलम ला के कुछ अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन ले लें। लेकिन रिपीट डेफिनेटली इसको भी करना होता है, यूनिवर्सिटी में इनके भी एमसीक्यू आते हैं। तो इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं एप्सिलॉन आर को, या इसका दूसरा नाम जो होता है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका जो फार्मूला बनता है वो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन आपको समझ आ चुका है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट आपको समझ आ चुका है परमिटिविटी ऑफ क्या है, फ्री स्पेस है। अब ये याद रखना है कि इस जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट होगी और जो इन दोनों की यूनिट होगी, इन दोनों की सेम यूनिट एंड डायमेंशन होती हैं, सेम यूनिट एंड डायमेंशन। कि जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम की यूनिट है वही एप्सिलॉन नॉट की भी यूनिट है, तो इन दोनों की आपस में सेम यूनिट एंड डायमेंशन होगी। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये इन दोनों की अगर यूनिट सेम है तो ये तो इन दोनों की रेशियो है। तो इस एप्सिलॉन आर की नो यूनिट एंड डायमेंशन, इस एप्सिलॉन आर की ना तो कोई यूनिट होती है और ना ही इस एप्सिलॉन आर की कोई डायमेंशन होती है। तो यहाँ से अगर हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम को अलहदा करना चाहें तो हमें समझ आ गया कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। अगर हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम को वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर दें तो जो बेसिकली आपका न्यू क्वांटिटी बनेगी दैट इज नेम्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव इसको इसलिए कहते हैं कि हम मीडियम की परमिटिविटी को विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देते हैं। अगर अब हम इसमें वैक्यूम की मीडियम की परमिटिविटी निकालना चाहें तो उसी इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करूं तो आपका इक्वेशन बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट
इनटू एप्सिलॉन आर हो जाएगी। तो ये बेसिकली जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास किसकी परमिटिविटी आ जाती है, किसी मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। तो ये थोड़ी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मीडियम की परमिटिविटी कैसे लिखी जाएगी। अब अगर हम के मीडियम लिखें तो के मीडियम का भी मैंने फॉर्मूला लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन था। अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इसके साथ में क्या चीज़ आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसके नीचे एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई। अब आप लोगों ने याद रखना है जो एप्सिलॉन आर होता है ये 1 से ग्रेटर होता है फॉर मीडियम, यानी किसी भी मीडियम के लिए इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। अगर इसकी वैल्यू किसी मीडियम के लिए 1 से ग्रेटर होती है तो आप एक चीज़ सिर्फ नोट करें कि इधर सिर्फ ये लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। मीडियम के लिए जब लिख रहे हैं इसके नीचे एप्सिलॉन आर भी आ गया है, तो इसकी वैल्यू बट 1 से बड़ी है किसी भी मीडियम के लिए। जब इसकी वैल्यू किसी मीडियम के लिए 1 से बड़ी है तो के मीडियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बच्चों आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि आपके पास जो के मीडियम होगा ना, के मीडियम की वैल्यू लेस होगी फिर किससे, के वैक्यूम कह लें या के आप किससे कह लें, एयर से कह लें। तो ये आप लोगों ने केमिस्ट्री याद रखना है कि के मीडियम जो होगा उसकी वजह बड़ी सिंपल सी, इसकी वैल्यू ग्रेटर है, के मीडियम कम हो जाएगा। तो के मीडियम जो होगा उसकी वैल्यू लेस होगी के वैक्यूम से आप कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं के एयर से कम होगी। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, वो टेबल आप लोगों ने कंप्लीट याद करना है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में है। मैं सिर्फ उसकी छोटी सी बातें एक दो जो कॉमन वैल्यूज हैं वो मैं लिख देता हूँ। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ग्रेट इक्वल होती है, सॉरी वैक्यूम या एयर वैक्यूम के लिए सॉरी। तो ये जो मैंने लिखे ना 1 से ग्रेटर होगा वो फॉर मीडियम के लिए लिखा हुआ है। अगर हम उसकी बात करते हैं किसी भी वैक्यूम के लिए, जब जनरली बात की वैक्यूम या फ्री स्पेस वर्ड यूज होता है ना, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए अगर बात की जाए तो उसका आंसर इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह अगर हम इसकी बात को आगे थोड़ा सा चलाते हैं तो इसकी वैल्यू 1.3 टाइम्स 0 × 6 होगी एयर के लिए, तो आपको याद भी है। और नेक्स्ट वैल्यू आप लोगों ने याद जो करनी है वो आप लोग याद करेंगे वाटर के लिए 78.5 आप याद करेंगे, और ये वाटर के लिए वैल्यू बनेगी। मेटल की जो वैल्यू है वो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन आप लोगों ने याद रखनी है। जो मेटल्स होती हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। इसकी क्या मीनिंग है, जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पर इस इनफाइनाइट के मीनिंग भी बता दूंगा। आप में से जो केपीके के स्टूडेंट्स हैं और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं आपकी बुक्स में डिफरेंट टेबल बने हुए हैं। तो पंजाब वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी बुक वाला ही टेबल याद रखना है, जो आपकी बुक में टेबल बना हुआ है उसी के आपके एमसीक्यू आएंगे और कोई भी वैल्यू वो पूछ सकता है। मैंने वैसे पूरा टेबल नहीं लिखा क्योंकि टाइम वेस्ट होना था, तो मैंने उसकी चंद वैल्यूज लिख दी हैं, लेकिन ये वाला टेबल कंप्लीट आपको आना चाहिए। इस टेबल की वो कौन सी वैल्यू पूछता है ये बात कोई वेल डिफाइंड बात नहीं है, उसकी मर्जी है, वो कहीं से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़ा सा वापस आते हैं, हम लोग अभी बात कर रहे थे एफ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के। अब छोटे छोटे एमसीक्यू लेना शुरू करते हैं क्योंकि 50 to 40 मिनट्स हो गए हमें स्कूलों में ला की एबीसी पढ़ते हुए भी। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं ना फिर हम आगे चलेंगे। इसके जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, एक तो आपके पास यूं क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन कूलम फोर्स, को मैं CF लिख सकता हूँ, व्हाट इज इफेक्ट ऑन कूलम फोर्स इफ। अब एक क्वेश्चन यूं आ रहा होता है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इज डबल। बहुत सिंपल सी बात है, बस आपको मैंने रिवाइज करवानी है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इज डबल, यूं क्वेश्चन आ रहा होता है व्हाट इज इफेक्ट ऑन CF, समझ आ गया ना, कूलम फोर्स व्हाट इज इफेक्ट ऑन कूलम फोर्स इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस आर डबल, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस आर डबल, यूं क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन यूं आ सकता है व्हाट इज इफेक्ट ऑन कूलम फोर्सेस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज डबल, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को आप डबल कर दें। तो ये बस आपको एक दफ़ा रिवाइज ही करवाने थे ताकि आप जल्दी में गलती ना करें। वैसे उम्मीद तो नहीं आप कोई भी बच्चा इसमें से रॉन्ग कर सकता है। जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इज डबल, इसका मतलब कि किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड डबल करनी है। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू लिखा हुआ है ना Q1 Q2, तो उसने बोला किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल करो, जिसकी मर्जी डबल कर दो। आप Q1 को चले डबल कर देते हैं, तो आइदर चार्ज का मतलब होगा किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल करोगे, तो इस केस में जो फोर्स होगी वो पहले से डबल हो जाएगी।
अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज की बात करता है। इस तरह अगर कहते हैं ना मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस आर डबल, ये तो बहुत आसान सी बात है। अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड डबल कर दें, Q1 को भी डबल कर दो, Q2 को भी डबल कर दो, तो फिर जो फोर्स होगी वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज डबल करने से फोर्स डबल, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस आर डबल, तो फिर फोर्स डबल नहीं होगी, फिर फोर्स 4 टाइम हो जाएगी। इस प्रोडक्ट वाली बात को मैं इधर ऊपर लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज डबल। अब चार्जेस को डबल नहीं करना, बल्कि चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है, Q1 Q2 चार्जेस हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट को डबल करना है। तो अगर हम इन दोनों चार्जेस के बच्चों प्रोडक्ट को डबल करेंगे, तो प्रोडक्ट को डबल करने से भी तो फोर्स क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये आप जल्दी में कुछ बच्चे गलती करते हैं, तो आप लोगों ने स्टेटमेंट का ख्याल रखना है। जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाए, आप किस चीज़ को डबल कर रहे हैं, किस चीज़ को हाफ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों ने आइडिया रखना है। वैसे ज़्यादातर आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं वो यही आते हैं, Q1 Q2 और आर स्क्वायर लिखा हुआ है, इनमें से कुछ को डबल कह देता है, आर को हाफ कह देता है, ये डबल कह देता है, तो इनके कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इनका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत इजीली अब अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें मैं अब आप क्वेश्चन कंबाइन नहीं बना रहा कि मैं Q1 Q2 को डबल करूं या हाफ करूं, तो मैंने तो खाली चार्जेस के क्वेश्चन लिखे ना मैग्नीट्यूड के। आप जब खुद से प्रैक्टिस करें तो साथ में डिस्टेंस को भी चेंज कर लेना, इसमें डिस्टेंस को हाफ कर देना, फिर देखना फोर्स पे क्या इफेक्ट हुआ है, इसमें डिस्टेंस को डबल कर देना, चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है, फिर फोर्स पे आप इफेक्ट देख लेंगे एंड सो ऑन। तो ये आपको आइडिया हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना। 2 साल पहले एमडी कैट में क्वेश्चन आया हुआ था, उसने बोला हुआ था कि कूलम जो लॉ है ना, हमें पता है F1/r² होता है ना, उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एफ का और आर का ग्राफ बनाएं, तो हमें पता है एफ और आर का आपस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन का आपका ग्राफ जो होगा इसी शेप का बनेगा, जिस तरह आपके पास वो ग्राफ बनता है ना बॉयल्स लॉ का, वही सेम ग्राफ होगा, ठीक है। अगर इस बॉयल्स लॉ को माइंड में रखें, बस मसले को नहीं, इनवर्स रिलेशन ग्राफ की ये शेप होगी। अगर हम F1/r² की बात करें, तो F1/r² का जो ग्राफ होगा, F का 1/r² के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है ना। अगर इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, तो इनका ग्राफ तो कौन सी बनना चाहिए, आपका स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये उसने यूएचएस में पूछा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एफ का अगर आर के साथ ग्राफ पूछे तो आपका वही हाइपरबोला शेप होगी। अगर एफ का 1/r² के साथ ग्राफ पूछेगा तो बिल्कुल बॉयल्स लॉ माइंड में रखें, ये वही बातें हैं। तो आप लोगों के पास जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में उस वक्त जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। एक और छोटी सी बात होती है साइन कन्वेंशन वाली, ये भी एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है केपीके की बुक में, आपको आनी चाहिए। साइन कन्वेंशन बड़ी आसान सी है। साइन कन्वेंशन ये है कि अगर चार्जेस के दरमियान में आप फोर्स कैलकुलेट करते हो और उस फोर्स का आंसर पॉजिटिव आ जाता है, या दूसरी बात यह है कि आप चार्जेस के दरमियान में फोर्स कैलकुलेट करते हो और उस फोर्स का आंसर नेगेटिव आ जाता है। अगर फोर्स का आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि वो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है वो रिपल्शन की फोर्स है। और अगर फोर्स का आंसर नेगेटिव आ जाता है तो चार्जेस के दरमियान में जो जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं वो फोर्स अट्रैक्शन की फोर्स है। मैं कहते हैं तो कुछ समझा देता हूँ, लेकिन इसकी जरूरत कोई नहीं है, सबको याद है। लेकिन अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हों, अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हों तो अंडरस्टूड आंसर क्या आना है, पॉजिटिव आना है। अब अगर इन दोनों को मैं पॉजिटिव भी कर दूं तो तब भी आंसर तो क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है। इसका मतलब है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं ना, तो वो पॉजिटिव हो तब भी आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हो तब भी आंसर पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगी। इसी तरह बच्चों अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो, कोई एक पॉजिटिव हो, और दूसरा जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो फोर्स होगी चार्जेस के दरमियान में जो हम कैलकुलेट करेंगे, वो फोर्स उस केस में जो बनेगी वो फिर अट्रैक्शन की फोर्स होगी, वो रिपल्शन की आपके पास फोर्स कंसिडर नहीं होगी, ठीक। ये एक दो छोटी छोटी बातें याद रखनी है। इसके बाद मैं थोड़ी सी बात वेक्टर फॉर्म पे कर देता हूँ, कहीं माइंड से ही ना निकल जाए। वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो उसमें वैसे क्वेश्चन तो मैंने कभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखे ऐसा चाहते हुए। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। हमें पता है जो फोर्स लगती है लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, इस चार्ज पर जो फोर्स लग रही होगी उस फोर्स को हम लिख सकते हैं F21। F21 का मतलब है चार्ज 2 पर फोर्स लग रही है और कौन लगा रहा है, 1 चार्ज लगा रहा है। अब अगर ये इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा उसमें क्या लिखेंगे, 1 पर फोर्स लग रही है और कौन लगा रहा है, 2 फोर्स लगा रहा है। यानी पहले उसका नंबर लिखते हैं जिस पर फोर्स लग रही हो, ठीक। जो प्रॉपर रूल है स्टैंडर्ड कि F21 मीन 2 पर फोर्स लग रही है जो 1 लगा रहा है, और 1 2 का मतलब क्या है, 1 पर फोर्स लग रही है और कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, और अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ही होगी। अब हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है कि ये जो फोर्सेस होती हैं, ये जिन दो फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं,
ये दोनों फोर्सेस आपस में, आपकी बुक में प्रॉपर प्रूफ है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं, और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि अपोजिट इन क्या होंगी, डायरेक्शन होगी। नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं एंड बोथ फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में अपोजिट होंगी। इन फोर्सेस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ इज वैलिड। ये बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ ही होता है ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड, ठीक है। तो न्यूटन्स के अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर क्या होगा, वैलिड होगा। और यहाँ से एक और बात ये भी समझ आ जाती है, जो कूलम फोर्स है ना, कूलम्स फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। तो यहाँ से ये एक बेसिक सा कंसेप्ट जिसके आप हर किसी भी अकेडमी से पढ़े हैं, कॉलेज से, तो आप लोगों ने सुने हुए ये कंसेप्ट कि जो कूलम फोर्स है वो बेसिकली म्यूचुअल फोर्स होती है। म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब है, ये बातें तो बहुत आसान सी हैं, और म्यूचुअल फोर्स पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फोर्स हम किसे कहते हैं। म्यूचुअल फोर्स के बारे में वही पुराना एमसीक्यू, मैं चले पहले इसकी मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ तो आगे हम टॉपिक शुरू कर सके ना। अच्छा, अगर कभी वेक्टर फॉर्म लिखी हुई आ जाए ना, तो वेक्टर फॉर्म में तो माइनस साइन लगाते हैं ना, ये मैं बात कर रहा हूँ, इधर माइनस साइन आएगा। ये माइनस साइन तब आएगा जब दोनों की वेक्टर फॉर्म लिखी होगी। लेकिन अगर कभी एमसीक्यू आ जाए ना मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो फिर बच्चों आप लोगों ने माइनस साइन नहीं लगाना होता। मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, उसके साथ हम नेगेटिव साइन शो नहीं करते। कहना ये चाह रहा हूँ, म्यूचुअल फोर्स के लिए वही पुराना सा एमसीक्यू करवा रहा हूँ। एक 5 कूलम का चार्ज है और एक आपका प्लस 8 कूलम का चार्ज है। सपोज करें आपका एमसीक्यू आ जाता है कि 5 कूलम 8 कूलम पर जो फोर्स लगा रहा है वो F1 है, 8 कूलम 5 कूलम पर जो फोर्स लगा रहा है वो F2 है। और आपसे ऑप्शन पूछता है कि बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। F1 इक्वल टू F2 होगा, F2 ग्रेटर देन F1 होगा, या F1 ग्रेटर देन F2 होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो अब सबको आइडिया है कि इस केस में कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, तो इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगी, सेम होगी। तो बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे सेम होगी, तो अगर मैं उनको मैथमेटिकली बात समझाऊं, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो यूं समझे। देखिए, आप लोगों ने 5 कूलम जो 8 कूलम पर लगा रहा है, डिस्टेंस वही है ना दोनों में, डिस्टेंस यहाँ पर वही पुट होगा। 5 कूलम जो 8 कूलम पर लगा रहा है, तो यहाँ पर भी 5 इंटू 8 करोगे तो प्रोडक्ट ऊपर 40 नहीं आएगा। अगर आप 8 जो 5 पर लगा रहा है वो निकालना चाह रहे हैं, तो 8 इंटू 5 फिर भी ऊपर क्या आएगा, 40 आएगा। तो ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है, ये वो इस पर जो लगा रहा है, दोनों को फार्मूला तो कैलकुलेट करने का सेम है ना। मतलब फार्मूले की मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना, यानी दोनों के ऊपर प्रोडक्ट आएगा। इस वजह से ये इस पर लगाए, ये वो उस पर लगाए, ये फोर्स क्या रहती है, सेम रहती है। अच्छा, ये वाली बात न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में खैर चार्जेस की वजह से फोर्स नहीं होती, वो मासेस की वजह से होती है। लेकिन एक मास दूसरी मास पर जो फोर्स लगाती है, वो जो जिसने ये फोर्स मैंने आपको म्यूचुअल फोर्स पढ़ाई है, ये वाली जो फोर्स है न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन फोर्स है, ये भी म्यूचुअल फोर्स है। मतलब ये मार्कर है ना, इस मार्कर पर अर्थ जितनी फोर्स लगा रही है, अर्थ भी मार्कर पर उतनी ही फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी म्यूचुअल फोर्स है, और जो कूलम फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कूलम फोर्स है वो भी म्यूचुअल फोर्स ही है। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूँ ना, इसकी वेक्टर फॉर्म को, तो के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। अच्छा, वो मैं R1 2 2 1 नहीं लिख रहा, उसकी जरूरत हमें को नहीं होती। मैं थोड़ी सी वेक्टर फॉर्म इसकी आर कैप की फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू जब आते हैं वो आर कैप की फॉर्म में आते हैं, वो 1 2 की फॉर्म की जरूरत नहीं है। वो अगर आ भी जाए तो आपको मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं। अगर इधर 1 2 लिखना है, वैसे याद रखना वो केपीके की बुक में थोड़ी सी उसने गड़बड़ की हुई है कि अगर इधर 1 2 आप लिखेंगे ना, चलो मैं लिख देता हूँ एक स्टेप में, अगर इधर 1 2 लिखा है तो इधर भी 1 2 ही लिखेंगे। अगर इधर 2 1 लिखा है तो इधर भी 2 1 ही लिखना है। वो जब मैं केपीके की बुक आपको पढ़ा रहा था, उस बुक की वजह से वो मैंने उसने वो चेंज किए हुए थे, तो मैंने भी चेंज कर दिए थे। लेकिन इंटरेस्ट में जब एमसीक्यू आएगा तो जो इधर होगा उधर भी वही होगा। मतलब ये R12 जो यूनिट वेक्टर है वो इस फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। मैं भी इसको अपने इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ, Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। तो वो कोई एमसीक्यू नहीं है कि इधर 1 2 लिखा हुआ है और इधर बुक में 2 1 लिखा हुआ है, ये कोई एमसीक्यू नहीं है। वो बस बुक वाला जो लिखने वाला है उसका लिमिटेड सा माइंड था, तो उस वक्त हम उसी तरह ही पढ़ा देते हैं। लेकिन अब आपको उस तरह पढ़ने की जरूरत को नहीं, आपके यूं वेक्टर फॉर्म आएगी। ये कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म है। इस वेक्टर फॉर्म को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, तो ये बन जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्केयर है इनटू आर कैप जो होता है वो आर वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड होगा। अगर आर वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड है, इसको इसके साथ मिला दें, तो ये बन जाएगा के Q1 Q2 ओवर आर क्यूब
इंटू आर वेक्टर हो जाएगा। बस ये बच्चों मैंने आपको छोटी सी चीज़ याद भी करवानी थी कि अगर यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिखा हो, अगर इस जगह पर यूनिट वेक्टर हो तो नीचे आर आता है, लेकिन अगर यहाँ पर यूनिट वेक्टर की बजाय इस आर को बच्चों बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर होगा तो नीचे आप लोगों का आर स्क्वायर नहीं आएगा। अगर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर होगा तो इसके नीचे आप लोगों के पास आर क्यूब आएगा। आर अच्छा, एक छोटी सी बात हम अभी कर लेते हैं। जो फोर्स होती है चार्जेस के दरम्यान में, वो आप सारों को पता है कि मीडियम जो होता है उसमें फोर्स कम होती है देन वैक्यूम से। इन अदर वर्ड्स चार्जेस के दरम्यान में फोर्स वैक्यूम में ज़्यादा होगी देन मीडियम से। उसकी बहुत सारी एग्जांपल हम दे सकते हैं। देखिए हम लिखते हैं एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर लिखे होते हैं ना, ये फोर्स वैक्यूम में लिखी हुई है। अगर हम इसी फोर्स को मीडियम में लिखना चाहें तो मीडियम के लिए इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तरीका तो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है और खाली लिखते हैं Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दूसरा इसका तरीका होता है लिखने का 1/4 पाई एप्सिलॉन को मैं क्या लिख दूं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो एप्सिलॉन आर होता है इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। तो जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो फोर्स उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो फोर्स होती है, जो कूलम फोर्स की बात हो रही है, कूलम फोर्स जो होगी वो वैक्यूम में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू किस चीज़ से, मीडियम से। उसकी वजह आपके सामने ये है। तो अगर फार्मूला करेक्ट और इनकरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन की फॉर्म में फार्मूला भी ठीक है, लेकिन अगर एप्सिलॉन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, एप्सिलॉन आर भी होगा। ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन एप्सिलॉन है ना, इसको मैंने बोला था कि ये बेसिकली परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। इसको आप लोगों ने परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। अच्छा, अगर ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है तो जितनी किसी, अब इसके मीनिंग असल में अगर आ जाए ना, इसके फिजिकल नाम तो इसका परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ना। वैसे एक और मैं बात बोलता हूँ, वो जरा ध्यान सुनिएगा, बल्कि अगले पेज पे मैं लिखता हूँ। परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ये एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब हम इस एप्सिलॉन को बोलते तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, यानी है तो बेसिकली परमिटिविटी ऑफ मीडियम ना, लेकिन आप एप्सिलॉन नहीं लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट को छोड़ें। एप्सिलॉन बेसिकली, दोबारा वही लिखती है, शो किसको करता है, शोज आप लोगों ने याद रखना है, ये बेसिकली अब्जॉर्प्शन को शो करता है। शोज अब्जॉर्प्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि शोज अब्जॉर्प्शन को करता है। किस चीज की अब्जॉर्प्शन, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। शोज अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए आप इस बात को यूं समझें, देखिए अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी, अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगी। अगर हम इस परमिटिविटी को परमिटिविटी के मीनिंग में लें तो फिर तो ये होगा कि जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है उसको, मैं और आसान बात करता हूँ अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही, देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना आपका। चलिए अपोजिट बना देता हूँ, आपको अपोजिट की डायग्राम थोड़ी अच्छी याद है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये वैक्यूम में है, और भी बहुत सारी होंगी, मैं थोड़ी सी बना देता हूँ। अब जब आप लोगों ने इनके दरमियान में कोई मीडियम प्लेस कर दी है, इनके दरमियान में क्या प्लेस किया, मीडियम प्लेस किया है, तो उस मीडियम ने क्या करना है, मीडियम ने इनमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनको ऑब्जर्व कर लेना है। मतलब पहले अगर ज्यादा लाइंस पास कर रही थी, यानी इस चार्ज से उस चार्ज की तरफ ज्यादा लाइन जा रही थी, तो अब उधर जाने वाली लाइंस पहले से कम हो जाएंगी। तो अगर आ जाए ना एप्सिलॉन या परमिटिविटी ऑफ मीडियम शोज, तो आप लोगों ने क्या चूज करना है, ऑब्जर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करना है कि जितनी किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उतना ज्यादा ब्लॉक करेगी। ब्लॉक करने का मतलब है कि उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करने देगी। तो ये थोड़ा सा वर्ड आप लोगों ने याद रखना है कि कहीं कोई वर्डिंग एमसीक्यू इस तरह का ना बन जाए, तो आपको ये वर्ड आना चाहिए। और आपको उम्मीद है बात भी समझ आ गई होगी कि जितनी परमिटिविटी ज्यादा होने का मतलब यहाँ पर उसकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, और जितनी अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी उतनी फोर्स क्या होगी, कम होगी। और अब्जॉर्प्शन बेसिकली किस चीज की अब्जॉर्प्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ही अब्जॉर्प्शन है। और अगर हम इन्हीं दो फार्मूला को आपस में डिवाइड करें, अब सब कोई बातें आती हैं, इन दो फार्मूलाज को मैं अगर आपस में डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो न्यू फार्मूला बनेगा आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का, तो एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम हो जाएगा। इसके बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा दफा न्यूमेरिकल आए में, आपको भी आने चाहिए। ये तीन चीजें हैं, एफ चार्जेस के दरम्यान में फोर्स, जब चार्जेस के दरम्यान में वैक्यूम हो या एयर हो,
एफ मीडियम, जब मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का, सपोज करें वो आपसे कहता है कि चार्जेस, दो चार्जेस हैं, जब उनके दरम्यान में एयर था तो उनके दरम्यान में फोर्स 4 न्यूटन थी। फिर इन चार्जेस के दरम्यान में आप लोगों ने एक मीडियम प्लेस कर दिया जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। चार्जेस के दरम्यान में जब एयर थी फोर्स 4 न्यूटन थी, फिर आप लोगों ने एक मीडियम प्लेस किया जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। अब इन चार्जेस के दरम्यान में न्यू फोर्स कितनी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, कि मीडियम के आ जाने से न्यू फोर्स कितनी होगी। बहुत आम सी बात है, लेकिन जस्ट जो कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ बात को। तो ये 3 क्वेश्चन बनेंगे, 1, 2, 3, 3 चीज़ों में से कोई सी भी 2 गिवन हो तो थर्ड वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए एफ मीडियम को मैंने अननोन करके समझा रहा हूँ। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ऊपर एफ एयर डिवाइडेड बाय आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। अब आपके पास एफ एयर यहाँ से जो बन रही है वो गिवन है 4, एयर बोले या वैक्यूम बोले बात एक ही होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो न्यू फोर्स जो होगी वो 2 न्यूटन होगी। इसका मतलब है कि इस फार्मूला से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, फोर्स इन वैक्यूम के और फोर्स चार्जेस के दरम्यान में जो मीडियम के होंगे, वो 3 टाइप्स के आपके डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है, जो भी बुक में थ्योरेटिकल बातें लिखी हुई हैं उन सारी बातों को थोड़ा रिवाइज आपको कर दूं। अब बच्चों हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो आपके कॉलम्स ला के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक लेवल के लेंगे और कुछ क्वेश्चन हम एडवांस लेवल के भी इसके देखेंगे। सबसे पहली बात जो मैंने आपको एफएससी में भी रिवाइज करवाई थी, अगर आपसे रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ सकता है, ठीक है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स किसके दरम्यान में पूछ सकता है, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय, अच्छा सेपरेटेड बाय जितने रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड भी लिखने आगे, एंड ग्रेविटेशन फोर्स, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स किसके दरम्यान में पूछ सकता है, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है। अब इस सम डिस्टेंस की बजाय कुछ दफा वो पेपर में लिख देता है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ना, इस सम की बजाय कुछ सम टाइम और भी लफ्ज लिखा है, सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, इस सम डिस्टेंस की जगह पर कुछ डिस्टेंस की वैल्यू भी दे सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो बतानी है इलेक्ट्रिक फोर्स की ग्रेविटेशन फोर्स का। इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन के दिमाग में किस वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन की मास भी तो है ना, तो इलेक्ट्रॉन की मास की वजह से जो होगी वो ग्रेविटेशन फोर्स होगी, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स की ई मीन इलेक्ट्रिक फोर्स और जी मीन ग्रेविटेशन फोर्स की अगर इलेक्ट्रॉन के दरम्यान में रेशियो पूछेगा सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी 10⁻42, ठीक है। तो आप लोगों को वैसे जो ज्यादातर एमसीक्यू मैंने यूनिवर्सिटी में देखे हैं वो यूं लिखे होते हैं ऑप्शन में, 10⁻10, 10⁻20, 10⁻30 और 10⁻40 लिखा होता है, ठीक है। और उसने पूछा होता है कि टू इलेक्ट्रॉन्स हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इनके दरम्यान में इलेक्ट्रिक फोर्स की ग्रेविटेशन फोर्स के साथ रेशियो किस ऑर्डर की होगी, ठीक है। तो फिर अगर 10⁻42 ऑप्शन में एग्जैक्ट यही आएगी, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो आप ये 40 ही चूज करेंगे फिर, ठीक है, बनती 42 है। अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि डिस्टेंस के चेंज होने से फोर्स तो चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल फोर्स चेंज होनी चाहिए। मुझे बताओ जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, कूलम लॉ है ना, वो भी इनवर्स केयर लॉ को ओबे करता है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो भी इनवर्स केयर लॉ को ओबे करता है। तो जब बच्चों ये दोनों ही इनवर्स केयर लॉ को ओबे करते हैं, तो जब इन दोनों को यहाँ डिवाइड करेंगे तो इसका आर स्केयर इसके आर स्केयर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस जितना मर्जी आपको गिवन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप चाहें तो कैलकुलेटर से एक दफा सॉल्व करके भी चेक कर लें, आंसर यही आएगा, या आप मेरी बात मान के इसको वैसे ही याद रख लें तो तब भी ठीक बात है। अच्छा, इसी तरह आपको क्वेश्चन आ सकता है टू इलेक्ट्रॉन्स के साथ टू प्रोटॉन्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आपको समझ आ गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज तो सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज सेम होता है, लेकिन मास सेम नहीं है। हमें पता है ना, मास ऑफ प्रोटॉन जो होगी वो ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की मास से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो चार्ज की वजह से होनी है और ग्रेविटेशन फोर्स मास की वजह से होनी है। प्रोटॉन की मास इलेक्ट्रॉन की मास से ज्यादा है। तो अब एक सिंपल सा जो हमें चीज नजर आ रही है कि अब जो रेशियो फोर्स होगी वो कम होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स, अब जो इलेक्ट्रॉन के दरम्यान में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है और जो दो प्रोटॉन के दरम्यान में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो थोड़ी ज्यादा होगी प्रोटॉन के दरम्यान में। इस वजह से ये रेशियो कम होगा, 10⁻36 रह जाती है। ये ध्यान से पढ़ लेना है कि ऊपर इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, नीचे ग्रेविटेशन, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन जनरल स्ट्रॉन्गर होती है किससे, ग्रेविटेशन फोर्स से।
तो अब आपको खुद उस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि थोड़ी सी नहीं बल्कि अच्छी खासी ज़्यादा होती है। पावर 36 बहुत बड़ा नंबर है, पावर 42 बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं आपको ये बात कर रहा था कि ये देख लें रेशो को, अगर ऊपर ग्रेविटेशन होता, नीचे इलेक्ट्रिक होता, तो फिर 10 की पावर -42 होनी थी। इसी तरह अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है 2 न्यूट्रॉन सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब देखिए अगर वो न्यूट्रॉन्स का क्वेश्चन पूछता, न्यूट्रॉन एफ इलेक्ट्रिक ओवर एफ ग्रेविटेशन, अब हमें पता है कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन के दरम्यान में इलेक्ट्रिक फोर्स तो जीरो होगी क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के दरम्यान में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो जीरो नहीं होगी, उनकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगी दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन इसके जीरो होने की वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन के दरम्यान में इलेक्ट्रिक फोर्स की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के साथ रेशियो जीरो होगी, या अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की इलेक्ट्रिक फोर्स साथ जो रेशियो बनेगी, तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो जीरो नहीं होगी, इसकी तो कुछ वैल्यू होगी ना, डिवाइड बाय इन्फिनिट जीरो सॉरी, तो समथिंग और जीरो किसकी इक्वल होगा, इनफाइनाइट होगा या अनडिफाइंड होगा। तो ये भी छोटी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के क्वेश्चन आ जाए तो 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके दरमियान में आपको जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल है, बल्कि एमसीक्यू है, जो फर्स्ट एमसीक्यू बनता है आपकी बुक का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, चैप्टर नंबर 11 का जो है ना, उसी एमसीक्यू की बात करते हैं। मैं उस एमसीक्यू की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। उस एमसीक्यू में उसने ये बोला हुआ है कि चार्ज क्यू इज डिवाइडेड into two parts. A charge is q is divided into two parts. कि चार्ज q को आप लोगों ने डिवाइड किया है into two parts and separated by, a charge q is divided into two parts and separated by a certain distance, और उनको डिवाइड करके सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए। तो फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कह लें, द इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी विल बी मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी मैक्सिमम इफ आपके पास वन चार्ज, if one of the charge is, ये आप सबको याद है, एक चार्ज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है और उनको दोबारा सेपरेट कर दिया सम डिस्टेंस पे, तो पूछ रहा है कि उनके दरम्यान में फोर्स मैक्सिमम कब होगी। मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, अदरवाइज तो मैंने बहुत डिटेल से आपकी एफएससी में आपको ये समझाया हुआ है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनको आइडिया हो जाएगा। Q/2 है, Q/4 है, Q/6 है, और फिर अब लास्ट ऑप्शन है सेम इन ऑल केसेस, कि फोर्स जो होगी वो सब केसेस में सेम होगी। देखें आप वो जो क्यू चार्ज आपको कह रहे हैं ना क्वेश्चन में, उस क्यू को कोई आप चार्ज अज्यूम कर लें, आप यूं समझने को 10 कूलम चार्ज है। अब उस 10 कूलम चार्ज को आप लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, कोई जो मर्जी 10 कूलम के अलावा भी रख लीजिएगा। अब 10 कूलम चले मैंने रख लिया, अब इसके मैंने टू पार्ट्स बनाता हूँ, एक में 9 कूलम बनेंगे, एक 1 कूलम बनेंगे, दोनों को ऐड करें 10 कूलम बनता है, इसके ये पार्ट्स हैं। और इसके पार्ट क्या बनेंगे, 8 कूलम 2 कूलम, और इसके दो पार्ट्स में बनाता हूँ 7 कूलम 3 कूलम। अब आपको समझ आ रहा होगा सम 10 रखना है ना, 6 कूलम 4 कूलम, या इसके मैं अगर और पार्ट्स बना दूं तो 5 कूलम और 5 कूलम। वैसे तो अगर पॉइंट्स में चले जाएं तो और ज़्यादा पार्ट्स बन जाएंगे, लेकिन नंबर में रहते हुए यही इसके पार्ट्स हैं। अब हमें पता है कि फोर्स का जो फार्मूला होता है वो Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर होता है। डिस्टेंस की तो यहाँ पर स्टोरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब उन दोनों उस चार्ज को डिवाइड किया है तो सर्टेन डिस्टेंस पे रखा है, मतलब हर केस में ये वाला पेयर ले लें, ये वाला पेयर लें, ये वाला लें, या कोई भी इनमें से पेयर ले लें, तो डिस्टेंस तो सबके लिए सेम है। तो फोर्स किस केस में ज्यादा होगी वो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ने डिसाइड करना है फोर्स किस केस में ज्यादा होगी। अब इस केस में अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो बड़ी आसान सी बात है, इधर लिखा है ना Q1 Q2, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 9 कूलम आएगा, यानी 9 सॉरी आएगा, कूलम स्क्वायर वैसे तो बन जाता है 9 आ जाएगा। यूं समझने कि डिस्टेंस अगर फिक्स कर दिया जाए तो आप कह सकते हैं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि फोर्स पोज करें आपकी 9 न्यूटन बनेगी अगर हम ये वाला केस ले लें। मैं कांस्टेंट वगैरह को रिमूव करके समझाने के लिए मैंने 9 न्यूटन बोला है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ले लें तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 16। इन दोनों को अगर हम ले लें तो फोर्स 21, इन दोनों को ले लें तो फोर्स 24, इन दोनों को प्रोडक्ट ले लें तो फोर्स 25। अब ये देखें कि फोर्स उस केस में ज़्यादा होगी जिस केस में प्रोडक्ट ज़्यादा होगा।
तो 10 कूलम का कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा है, 9, 16, 21, 24, 25, सबसे बड़ा प्रोडक्ट ये बन रहा है। तो ये कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी चार्ज को जिस तरह 10 कूलम है ना, इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है, एक पार्ट अगर Q/2 बना है तो दूसरा पार्ट भी आप लोगों के पास क्या होगा, Q/2 ही होगा। यानी दोनों पार्ट्स अगर सेम बनेंगे, एक Q/2 है तो दूसरा भी Q/2 ही होगा, तो फिर आप लोगों के पास चार्जेस के दरमियान में फोर्स मैक्सिमम होगी। आप इस एग्जांपल को सिर्फ माइंड में रख लें तो आपको समझ आ जाएगी। कन्फर्मेशन आपको इस कंसेप्ट की तब होगी जब आप 10 के अलावा कोई और चार्ज लेंगे। तो 10 के अलावा अगर कोई और चार्ज लेंगे तो वो बेसिकली जो है वो आप लोगों के पास इसी फॉर्म में ही वो बन रहा होगा, ठीक है। तो Q/2 इंटू Q/2 2 चार्जेस होंगे, तो आपके पास फोर्स इस फॉर्म में बन रही होगी। अच्छा, इससे आगे हम चलते हैं। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था, तो आपको आइडिया होगा कि अगर किसी भी चार्ज को जब उसके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इक्वल जो पार्ट्स होंगे उनके दरमियान में फोर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। आपको इधर से प्रोडक्ट थोड़ा समझना मुश्किल होता है। Q/2 यानी इसको अगर मैं वो रेशियो की फॉर्म में लिखूं, तो अगर आप इस एग्जांपल को माइंड में रखेंगे तो इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये पहले मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मैं हर साल करवाता होता हूँ ना, मतलब इंटरेस्ट में बेसिक फॉर्मेट के, फिर एंड पे थोड़े चेंज क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि बेसिक फॉर्म तो इसकी ये है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फीयर्स with charges Q1 plus 2 कूलम एंड Q2 जो है वो -1 कूलम इज 80 न्यूटन। ये फोर्स होगी इफ these spheres are brought in contact। बस इसमें जो वर्ड है ना brought in contact, असल में ये एक कंसेप्ट मैंने समझाना था। if these spheres are brought in contact and then separated, the new force between spheres will be। ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों के लिए नया होगा जो बच्चे रिपीटर नहीं है। सवाल को जरा समझते हैं फिर आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फीयर विद चार्जेस, दो चार्ज स्फीयर हैं, एक पर 2 कूलम चार्ज है, एक पर -1 कूलम चार्ज है। हमें डिस्टेंस का नहीं पता, जितना मर्जी इनके, इन दो चार्जेस के दरमियान में एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, उसने इन दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स कैलकुलेट की है और उसको लगा 80 न्यूटन फोर्स बनी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सवाल का अगला पार्ट है कि इफ दीज स्फीयर्स आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, उसने इन दो स्फीयर्स को यूं समझ लेना, एक +2 कूलम का स्फीयर होगा, एक -1 कूलम का होगा, ये दूर दूर पड़े हुए थे, फिर उसने इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेकर आया, जोड़ दिया आपस में। इफ दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड देन सेपरेटेड, द न्यू फोर्स बिटवीन देम विल बी। जब उन दोनों को उसने इन कांटेक्ट किया है ना, एक दफा आपस में जोड़ दिया और फिर दोबारा जब सेपरेट किया है, तो कह रहा है कि न्यू फोर्स कितनी होगी। और जब दोबारा सेपरेट किया है तो अंडरस्टूड सी बात है कि पहले इनके दरमियान में जितना डिस्टेंस था, अब भी इन दोनों के दरमियान में उतने डिस्टेंस पे ही उन दोनों को सेपरेट किए। अब ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट से असल में होगा क्या, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट में असल में ये होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, जब ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे ना। मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव साथ जब मिलेगा तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन उस सेंस में है बेसिकली कि अगर ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त चार्जेस जब एक दूसरे से दोबारा दूर होंगे तो न्यू फोर्स कितनी बनेगी। इस बात पे हम अभी डिटेल से थोड़ी सी बात करते हैं। मैं इसके ऑप्शन चले पहले लिख सकता हूँ। सपोज करें इसके ऑप्शन आ जाएंगे, आपका न्यू फोर्स 20 न्यूटन होगी, 80 न्यूटन ही रहेगी। 80 न्यूटन का मतलब फर्क नहीं पड़ेगी, पड़ेगा 10 न्यूटन होगी, या 20 लिख चुका हूँ तो इसको 40 न्यूटन लिख से। अच्छा, इसको जरा समझें। लेकिन एक चार्ज हमें गिवन है जनाब +2 कूलम, बहुत आसान सा सवाल है, बस जो पहली दफा देख रहे हैं उनको थोड़ा सा मसला हो। -1 कूलम। अब हमें ये पता है कि इन दोनों चार्जेस का अगर हम प्रोडक्ट ले लें ना, Q1 Q2 का प्रोडक्ट ले लें, वैसे ये जो फोर्स के फार्मूले में नेगेटिव साइन लगाने वाली बात होती है ना, मैं तो अक्सर ये कहता होता हूँ कि इंट्री टेस्ट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि यहाँ प्लस लिखना चाहिए माइनस लिखना चाहिए। आप सिर्फ इंटरेस्ट में एक बात याद रखो, जो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा ना, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जहाँ यूज हो रही होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर यूज हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो वहां पर जब चार्ज लिखें तो उसके साथ साइन जरूर लिखा करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जहां पर यूज हो, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूला में यूज होती है, तो वहां पर चार्ज के साथ प्लस या माइनस जरूर लिखना चाहिए। उसके अलावा किसी भी जगह पर अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि मैंने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ना प्लस लिखें या ना माइनस लिखें, सिंपल आप मैग्नीट्यूड यूज़ करें। आप प्लस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के पूरे चैप्टर में सिवाय उन क्वेश्चंस के जिनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट यूज़ हो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट मेनली कहाँ पर यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूला में। वहाँ पर चार्ज के साथ प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस लाज़मी लिखना होता है। उसके अलावा जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उनके अंदर चार्ज की अगर आप मैग्नीट्यूड लिखकर भी सॉल्व करेंगे, तो आपके एमसीक्यू रॉन्ग नहीं होंगे। ये बात मैंने अभी रिवाइज़ तो की है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल फ़ॉर्म फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फ़ॉर्मूले में जाके हम डिस्कस करेंगे। चलें बात करते हैं, अब हमें माइनस के चक्कर से निकल आए हैं, हमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि मैंने बता दी है। अब देखो जी, ये जनाब 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब हमें पता है कि इन दोनों को प्रोडक्ट तो 2 बनता है, लेकिन वो उस 2 को 2 नहीं बोल रहा, इस 2 को कितना लिख रहा है 18 न्यूटन, तो हम इसको इक्वल टू 18 न्यूटन लिख देते हैं। 18 न्यूटन कैसे हो गया 2? देखिए हमें तो सिर्फ चार्जेस की मैग्नीट्यूड गिवन है ना, तो फोर्स जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, इन चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड ज़रूर कर रही है, लेकिन फोर्स की जो एग्ज़ैक्ट वैल्यू है, वो एग्ज़ैक्ट वैल्यू तो डिस्टेंस और के साथ भी तो आएगी ना। तो हमें सिर्फ यहाँ पर चार्जेस का प्रोडक्ट का आइडिया, हमें ये पता चल रहा है, अगर चार्जेस का प्रोडक्ट 2 हो ना किसी केस में, तो फोर्स 18 न्यूटन होगी। मैं इससे यहाँ से ये आइडिया ले सकता हूँ। अगर इसी केस में चार्जेस का प्रोडक्ट 1 हो जाए, तो फोर्स फिर 40 न्यूटन होगी। क्योंकि 2 को अगर हम 80 न्यूटन यहाँ पर बोल रहे हैं, इसी केस में अगर बाकी के और आर को हम कांस्टेंट कर दें, तो ये अगर 2 80 न्यूटन को शो कर रहा है, तो 1 अगर यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाए, तो वो 40 न्यूटन को शो करेगा। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट 4 हो जाए, तो वो 160 न्यूटन को शो करेगा। बहुत आसान सी बात है। यूँ समझिए स्केल एक बन गई है कि 2 अगर यहाँ पर आ रहा है, तो वो 80 न्यूटन को शो करेगा। इस बात को थोड़ा याद रखना है। मसला बच्चों ये है कि अब चार्ज कॉन्टैक्ट में लेकर आने हैं। ये 2 चार्ज आप लोगों ने आपस में इन कॉन्टैक्ट कर दिए। जब इन कॉन्टैक्ट किए, और जब इन कॉन्टैक्ट करने के बाद इन दोनों को आप लोगों ने दोबारा सेपरेट भी किया सेम डिस्टेंस के ऊपर। इन कॉन्टैक्ट भी किया। अब यहाँ पर सेम डिस्टेंस क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी होगा, तो अंडरस्टूड है सेम डिस्टेंस ही आप लोगों ने लेना है। इन कॉन्टैक्ट किया। इन कॉन्टैक्ट करने के बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब जब आप लोगों ने इन दोनों को सेपरेट किया है, तो हम लोगों ने इन दोनों का इफेक्टिव चार्ज निकालना है। इफेक्टिव चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव चार्ज ये होता है कि जब आप 2 चार्जेस को आपस में इन कॉन्टैक्ट करते हैं, इन कॉन्टैक्ट करने के बाद आप लोगों ने उनका इफेक्टिव चार्ज निकालना होता है। अब इफेक्टिव चार्ज का फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q2/2। अब इस फॉर्मूले में भी ये मसला होता है कि अगर आपका Q1 पॉजिटिव है ना, सॉरी मुझे स्मॉल लिखना चाहिए वैसे, Q1 पॉजिटिव है तो इसके साथ पॉजिटिव ही लिखें। अगर Q नेगेटिव नेगेटिव है तो इसके साथ आप लोगों ने नेगेटिव ही लिखना है। ये छोटी सी बात याद रखनी है। इफेक्टिव चार्ज निकालते हुए साइन मैटर करते हैं। इफेक्टिव चार्ज निकालते हुए साइन मैटर करते हैं, मतलब साइन आप लगाएंगे। जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, नेगेटिव होगा नेगेटिव। ये तो खिचड़ी सी बन गई। Q1 प्लस Q2/2 जनरल फार्मूला है, लेकिन इसमें साइन मैटर करते हैं। जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखेंगे। ये हमारी बुक का फार्मूला नहीं है, इसलिए मैंने इसको जनरल केस में इसको ऐड नहीं किया। तो क्या बनेगा जनाब 2 - 1 1/2। इसका मतलब ये हुआ, अब आपके पास जो इफेक्टिव चार्ज बनेगा वो 1/2 कूलम होगा। इफेक्टिव चार्ज क्या है? इफेक्टिव चार्ज होगा चार्ज ऑन एनी वन बॉडी। कब चार्ज ऑन एनी वन बॉडी? जब आप लोगों ने इनको इन कॉन्टैक्ट करके सेपरेट किया है। जब 2 चार्जेस को इन कॉन्टैक्ट करके सेपरेट किया है, उसके बाद चार्ज ऑन एनी वन बॉडी, किसी एक बॉडी पर जो चार्ज होगा वो आपके पास इफेक्टिव चार्ज काउंट होगा, और वो 1/2 कूलम होगा। इसका मतलब ये चार्ज ऑन एनी वन बॉडी है। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ, अब हमारे पास एक बॉडी पर चार्ज भी प्लस 1/2 कूलम हो गया, और दूसरा बॉडी जो है उस पर भी चार्ज 1/2 कूलम होगा। तो ये आपको बात समझ आ गई कि इफेक्टिव चार्ज कैलकुलेट करते हुए इस फार्मूले में साइन मैटर करते हैं। आप लोगों ने याद रखने। अच्छा, दोबारा क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। एफ पर, बल्कि इसको प्राइम लिखना चाहिए, क्योंकि वो अब चार्ज तो चेंज हो गया ना। तो एफ प्राइम फोर्स को भी लिख देते हैं। अब बच्चों दोबारा Q1 Q2 का प्रोडक्ट, क्योंकि बाकी चीजें सारी चीजें तो सेम है। प्रोडक्ट निकालते हैं जी 1/2 इंटू 1/2, तो प्रोडक्ट जनाब बन गया 1/4।
ठीक है। अब हमारा मसला ये है कि हम लोगों ने जो स्केल याद की हुई है वो 2 के साथ याद की हुई है कि 2 को 80 न्यूटन लिखना है। ये तो 1/4 लिखा हुआ है, इसको भी आप 80 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स की थोड़ी मैथ कमज़ोर होती है तो आप इसको 2 ही बना लें। हमें पता है कि 2 की जगह 80 न्यूटन लिख सकते हैं ना। अगर प्रोडक्ट 2 होगा तो इसको 80 न्यूटन लिखेंगे, यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो 2 बना लेते हैं ना। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें ये पता है कि 2 का अगर प्रोडक्ट होगा तो उसको हम 80 लिख देंगे। इस 2 की जगह पर मैंने 80 लिख दी है। ठीक है, ये अपनी आसानी के लिए बनाया है। अगर आप इसमें भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं तो हो जाती हैं, इश्यू नहीं होता। ये कैंसल होकर आंसर कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन फिर आप लोगों के पास सी बनेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये चीज़ सीखी कि अगर 2 चार्जेस हमें गिवन हो और उनके दरमियान में कोई फ़ोर्स गिवन हो, तो फ़ोर्स का जो प्रोडक्ट बनेगा उस नंबर को हम एज़ ए स्केल यूज़ करेंगे। अब जब उन 2 चार्जेस को कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने के बाद जब दोबारा सेपरेट करेंगे तो एक न्यू चार्ज आ जाएगा जिसे हम इफेक्टिव चार्ज कहेंगे, जो चार्ज इन एनी वन बॉडी होगा। किसी एक बॉडी पर चार्ज होगा, जितना एक पर होगा उतने ही दूसरे बॉडी पर भी चार्ज होगा। तो वो इस फार्मूला से कैलकुलेट होता है Q1 प्लस Q2/2। और इस फार्मूले में साइन मैटर करते हैं, मतलब साइन लिखने होते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। लेकिन इस फार्मूले से जो चार्ज आएगा वो दोनों बॉडीज पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर, ठीक है। तो वो चार्ज दोनों बॉडीज पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर एक पर 1/2 है तो दूसरे पर 1/2 होगा। ये तो आगे सिंपल से आगे मैथमेटिक्स है कि हम लोगों ने जब वैल्यूज पुट की तो हमें 2 की स्केल याद थी, क्योंकि 2 को उसने 80 बोला हुआ था। तो अगर 2 डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा तो 2 आप बना लें मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। तो आंसर इस केस में जो बनेगा वो आप लोगों के पास, इसका आंसर 10 न्यूटन बन जाएगा। एक और बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैं ये कह रहा हूँ कि ए चार्ज Q1 जो है exert फोर्स ऑन चार्ज Q2। ये चार्ज है वो Q1 exert force on charge Q2 if exert force F लिख लें। ये चार्ज Q1 exert force F on charge Q2 if charge Q3 is brought near these two charges, the force that Q1, दोबारा अगले पेज पे जाना पड़ेगा, मेरा तो ख्याल था खत्म हो जाएगा। द फोर्स दैट Q1 exert on Q2 now will be। मैं डायग्राम से समझाता हूँ, बात बड़ी आसान सी है। वो ये कहना चाह रहा है जनाब कि ये Q1 चार्ज है, पॉजिटिव ले लेते हैं, ये Q2 चार्ज है, ये दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं Q1 सपोज करें Q2 पर फोर्स जो लगा रहा है वो F फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब अगर इस सिस्टम के पास एक तीसरा चार्ज Q3 भी आ गया, अगर इस सिस्टम के पास एक तीसरा चार्ज Q3 भी आ गया है, तो Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है, अब वो फोर्स कितनी हो जाएगी? वो फोर्स F ही होगी, वो लेस देन F हो जाएगी, ठीक है। वो फोर्स F से लेस हो जाएगी, वो वाली फोर्स मोर देन F हो जाएगी। ये आपके पास ऑल आर पॉसिबल, ये इस तरह के एमसीक्यू बन सकता है। देखिए अभी जो बात हम कर रहे थे कि कूलम फोर्स बेसिकली एक वक्त में 2 ही चार्जेस को लिंक करता है कूलम गुलाम। तो ये वाला चार्ज अगर इनके पास आ भी गया है तो ये Q1 Q3 पर भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी Q3 पर फोर्स लगाएगा। लेकिन Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है, अगर पहले वो 5 न्यूटन लगा रहा है तो इस Q3 की जो मर्जी मैग्नीट्यूड हो, इसको लेकर आ जाने से इस चार्ज ने इस चार्ज पर जो फोर्स लगानी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर पहले वो फोर्स F लगा रहा है तो अब भी Q1 Q2 पर फोर्स कितनी F ही लगाएगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, वो फील्ड वगैरह को सोचने लग जाते हैं। आप देखिए इस फोर्स को हम फार्मूला से ही कैलकुलेट करेंगे ना। इन दोनों चार्जेस के दरम्यान में फोर्स कब चेंज होगी? जब इन दोनों की मैग्नीट्यूड चेंज होगी, या इनके दरम्यान में डिस्टेंस चेंज होगा, या इनका मीडियम चेंज होगा। तो हमने ना इनकी मैग्नीट्यूड चेंज की है, ना इनका डिस्टेंस चेंज किया है, ना इनका मीडियम चेंज किया है। हम लोगों ने तो सिर्फ एक न्यू चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाया है।
तो अगर इनके पास एक न्यू चार्ज लेकर भी आ जाएं, तो जो मैंने कूलम्स ला के फैक्टर लिखे थे वहां पर न्यू चार्ज का जिक्र तो नहीं था, वहां तो 3 चीजें थी, चार्जेस की मैग्नीट्यूड, उनके दरमियान में डिस्टेंस और उनका मीडियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यू चार्ज की एंट्री से चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है उस फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एमसीक्यू लेते हैं। इसका एमसीक्यू नेक्स्ट ये है कि टू चार्जेस हमारे पास, एक +4 ही है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, और एक +8 ही है। टू चार्जेस +4 +8 प्लेस्ड एट फिक्स डिस्टेंस। दो चार्जेस हैं +4 उनको किसी फिक्स डिस्टेंस पे रखा गया है। हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F के इक्वल है इफ बोथ चार्जेस आर नो। अब वो थोड़ी सी चेंजेस कर रहा है, चेंजेस वो ये कर रहा है कि टू चार्जेस हैं +4 +8 प्लेस एट फिक्स डिस्टेंस, फोर्स उनके दरमियान में F है। अब वो ये कह रहा है कि नो इफ both charges if both charges are given charge of -4 the force between them becomes बहुत आसान सा सवाल है। मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूँ, फिर चले मैं सवाल भी आपको समझा देता हूँ। ऑप्शन बच्चों इसके कुछ यूं पेपर में आएंगे, फोर्स पहले F थी 2F होगी, F ही रहेगी, 4F हो जाएगी, या 4 0 हो जाएगी। ये बहुत आसान सवाल है ये, इसको जरा समझते हैं। पहले देखिए दो चार्जेस हैं, एक +4 चार्ज है और एक +8 चार्ज है। ठीक है ना, कुछ बच्चे कहते हैं हमने प्रोडक्ट से सॉल्व करना है, तो प्रोडक्ट से कर लो। 4E इंटू 8E, इन दोनों को प्रोडक्ट कितना बना 32E स्केयर होगा ना, तो 32E स्केयर को F बोल रहा है। इलेक्ट्रो ये नहीं कह रहे दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है वो F है, क्योंकि हम प्रोडक्ट से फोर्स को बना रहे हैं, पता चल गया कि जहां पर 32E स्केयर लिखा होगा उसको हम F के इक्वल लेंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया ना स्केल बना लेंगे, वैसे इधर भी स्केल बना लेंगे, लेकिन ये ज्यादा आसान है क्वेश्चन उससे। अब इन दोनों चार्जेस को उसने आपस में कांटेक्ट में नहीं किया, बल्कि इस चार्ज को भी उसने, जो चार्ज प्रोवाइड किया है वो कितना कह रहा है -4 सॉरी, इसको भी उसने -4 चार्ज दिया है सेपरेटली, इसको भी -4 चार्ज दिया है, यानी इन दोनों चार्जेस को उसने और चार्ज प्रोवाइड किया। जब इसको -4 प्रोवाइड किया है, ये तो 0E पे आ गया, इसको जब -4 प्रोवाइड किया है तो ये किस पे आ गया +4E पे आ गया। फोर्स हमें पता है 32E स्केयर को हम F बोलेंगे। दोबारा फोर्स F प्राइम कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट से ही, इसका 0 इसका 4E, तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगी 0। अब वो प्रोडक्ट से कंपेयर करके, वो जो मैंने कहा था ना कि हम उसको सपोज करें अगर यहाँ पर कोई आंसर और आ जाता तो मैं इसको 32 बनाने की कोशिश करता, यानी ई स्केयर तो वैसे ही लिखा होना था ना, तो मैं इसको 32 बनाने की कोशिश करता, वो बन जाना था, मैंने वो देख के वैल्यू समझ आ जाती कि 32 कैसे बनेगा। वो हम उसको 32 जब बना लेते तो फिर हम उस 32 ई स्केयर को एफ लिखते। लेकिन यहाँ पर तो जब उनको आप लोगों ने -4 ही दिया है तो आंसर ही 0 आ गया, तब तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। लेकिन 0 आंसर इस केस में आ रहा है जो मैंने आपका एमसीक्यू करवाया है। सपोज करें अगर इसको हम 2E दे देते और इसको भी हम 2E ही देते, तो फिर तो ये कितना हो जाता +4E -2E 2E पे आ जाता, और ये माइनस देते तो किस पे आ जाता 6E पे आ जाता। तो उस केस के अंदर इन दोनों का आंसर 0 के इक्वल नहीं आना था। उस केस में जो भी प्रोडक्ट बनना था उस प्रोडक्ट को आप लोगों ने किस फॉर्म में लेकर आना था 32E स्केयर की फॉर्म में लेकर आना था, और 32 को आप लोगों ने किसके इक्वल पुट कर देना था F से। तो उसके अकॉर्डिंग आपके सामने फोर्स आ जानी थी कि फोर्स कितने टाइम ओल्ड फोर्स का बन रही है। तो बहुत आसान सी बात, एक हम लोगों ने कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पढ़े हैं, और अब हम लोगों ने जो क्वेश्चन सीखा है कि हम लोगों ने कोई चार्जेस हमें गिवन थे, हम उनको न्यू चार्ज प्रोवाइड करने की भी बातें अब हम सीख सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह के भी आपके अगर क्वेश्चन आ जाएं तो उन प्रॉब्लम्स को भी अब आप इजीली डील कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं थोड़े एडवांस फॉर्म के। मैं आपको पास पेपर से एक दो क्वेश्चन देखता हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज के वो करवाता हूँ। अब हम कुछ कम्बिनेशन ऑफ चार्जेस देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा उसका कंसेप्ट ठीक हो जाए। इसके ऊपर आप चाहें तो आप टाइटल दे सकते हैं कि
ये पॉलीगॉन टाइप प्रॉब्लम्स हैं, ये डायग्राम से रिलेटेड है, पॉलीगॉन टाइप प्रॉब्लम्स, ठीक है। पॉलीगॉन टाइप प्रॉब्लम में कुछ क्वेश्चन आपके यूं आ सकते हैं, इस तरह का एक मिलता जुलता न्यूमेरिकल भी है आपकी उस बुक में ना, जो केपीके की बुक है उसमें। एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड को मैं सपोज करें आर ही बोल देता हूँ। वैसे इंटरेस्ट में ज़्यादातर इसको आर की बजाय ए लिखा हुआ आता है, कंफ्यूज करने के लिए आर की बजाय साइड को ए बोल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, मतलब हर साइड की लेंथ सेम है। इस वर्टिसेस को ए बोल देते हैं, इस वर्टिसेस को हम बी कह देते हैं, इस वर्टिस को सी कह देते हैं, और यहाँ पर चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, इस जगह पर भी चार्ज प्लस क्यू है, इस जगह पर भी चार्ज प्लस क्यू है। यानी तीनों वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस के ऊपर सेम चार्ज पड़े हुए हैं। क्वेश्चन उसके है कि फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड एफ नेट। नेट फोर्स आप लोगों ने बतानी है ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी। ठीक हो गया। ये जो वर्टेक्स सी पे चार्ज पड़ा हुआ है ना, इस चार्ज पर लगने वाली आप लोगों ने बच्चों नेट फोर्स बतानी। बहुत आसान सा सवाल। देखिए, ये चार्ज भी पॉजिटिव, ये चार्ज भी पॉजिटिव, सी पर भी चार्ज पॉजिटिव, इस सी चार्ज पर लगने वाली नेट फोर्स बतानी है। अब इसमें 2 चार्जेस ने, एक बॉक्स में 3 चार्जेस हो गए। अब देखिए, ये जो ए इस सी पर फोर्स लगा रहा होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी ना, फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, तो उस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। उस फोर्स को मैं एफ, वैसे तो सी ए लिखना चाहिए मुझे प्रॉपर, मैं चलो इसको एफ ए लिख देता हूँ। वैसे सी ए पता है ना, सी पर लग रही है, कौन लगा रहा है, ए, लेकिन हमें सिंबल से तो कंसर्न अब नहीं है, तो उस फोर्स को हम एफ ए बोल देते हैं, जो ए सी पर लगा रहा है। इस डायरेक्शन में क्यों आ रही है कि फोर्स एक्ट अलोंग जॉइनिंग द 2 चार्जेस, ठीक है। अब बी भी ए पर फोर्स लगाएगा, ये भी इसको रिपेल कर रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बी भी ए को सी को रिपेल करेगा, तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। तो वो जो फोर्स होगी उसको मुझे एफ सी बी लिखना चाहिए, मैं इसको एफ बी लिख रहा हूँ। ऐसे बराबर अगर नोटेशन लिखो तो ये क्या होगा, सी बी, और वो क्या होगा, सी ए होगा। अब इस चार्ज पर 2 फोर्स लग रही है, एक एफ ए लग रही है और एक कौन सी लग रही है, एफ बी लग रही है, ठीक है। मसला ये है कि एफ ए और एफ बी लग रही हैं, और अगर हम इस फोर्सेस को कैलकुलेट करना चाहें भी, तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप इस बात को यूँ समझें, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ बेसिकली, कि जो जिन फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, आप अगर इन दो के दरम्यान में फोर्स निकालते हैं, इन दो के दरम्यान में, इसकी मैग्नीट्यूड क्यू, इसकी मैग्नीट्यूड क्यू, अगर इसकी और इसकी भी निकालते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब कि ए और सी के दरम्यान में जो प्रोडक्ट बनता है और बी और सी के दरम्यान में जो प्रोडक्ट बनता है वो तो सेम है, दोनों तरफ चार्जेस क्यू रहेंगे। ए और सी में जितना डिस्टेंस है, बी और सी में भी तो उतना ही डिस्टेंस है ना, आर डिस्टेंस है। इस बात सारी से प्रूव ये हुआ कि एफ ए जो फोर्स होगी उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी एफ बी के। मैंने इस पे ज्यादा बात इसलिए नहीं की, बहुत आम सी बात है कि डिस्टेंस सेम है दोनों तरफ और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस भी क्या है, सेम है, तो फोर्स तो क्या आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए और एफ बी की मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना। तो वो अब आप वैसे मैं अगर उसकी मैग्नीट्यूड लिख भी दूं तो उसकी मैग्नीट्यूड कुछ यूं बनेगी, एफ इक्वल टू के, क्यू वन क्यू टू की जगह पर क्या आ जाएगा, क्यू 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 स्केयर हो जाएगा। वैसे मैं जानबूझ के इसकी जगह पर ए स्केयर लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब भी किसी यूनिवर्सिटी में इस क्वेश्चन को देखा है तो डिस्टेंस को आर के बजाय उसने ए ही लिखा होता है, तो मैंने भी उसको ए, आर को आर स्केयर है तो उसको ए स्केयर कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मसला मेरा पुत्र ये है कि अब उस सी चार्ज पर लगने वाली नेट फोर्स बतानी है। इस सी चार्ज पर जो दोनों फोर्सेस लग रही हैं वो पैरेलल तो है ही नहीं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो हम लोगों ने इस क्यू चार्ज पर लगने वाली नेट फोर्स बतानी है कितनी होगी। वो फोर्स तो सर्टेन एंगल पे डिपेंड करेगी, जो नेट फोर्स लगेगी वो तो इन दोनों के कहीं इधर होगी ना, इस जगह पर होगी ना, ये नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब ये नेट फोर्स कैसे निकलेगी, जब इन दोनों के दरम्यान में एंगल पता होगा। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये लाइन और ये लाइन तो आप लोगों ने स्ट्रेट गुजारी है, तो ये वाला टोटल एंगल भी कितने डिग्री बनेगा, 60 डिग्री ही बनेगा। बहुत आसान सा कंसेप्ट, ये 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस अब हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम एफ नेट कैलकुलेट करेंगे, जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एग्जाम्पल 2.3 में एक फार्मूला अप्लाई किया था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैलकुलेट करने वाला, उसमें हम क्या लिखेंगे, चलें एफ ए का स्केयर में, चलें पहले बेसिक ही लिख देता हूँ, एफ बी का स्केयर, ए बी मैं इस वजह से लिख रहा हूँ ना, 2 एफ ए एफ बी
इंटू कॉस थीटा, और ये जो थीटा एंगल होगा ये बेसिकली किसके दरम्यान में होगा, एफ ए एंड एफ बी फोर्स के दरम्यान में होगा। और हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि एफ ए और एफ बी के दरम्यान में एंगल जो हमारा बन रहा था वो 60 डिग्री एंगल है। अगर इस केस में हमारे बच्चों एंगल 60 डिग्री है, वैल्यूज भी पुट कर दें, एफ ए को भी हम एफ लिख सकते हैं, नहीं खिचड़ी में चाहते हैं ना, दोनों को एफ ही लिख देते हैं, ठीक है। बराबर जो है एफ का स्केयर बच्चों प्लस एफ का स्केयर प्लस 2 एफ इंटू एफ, एफ का स्केयर, और cos 60 कितना होता है 1/2, डायरेक्ट लिख दिया मैंने cos 60 1/2। ये अगर आप अपने पास नोट कर लेंगे जब स्टेप बना लीजिएगा तो ये बन जाएगा बच्चों 2f स्केयर प्लस ये 2 इस 2 से कैंसिल प्लस एफ स्केयर हो जाएगा। तो जो फोर्स बनेगी वो अंडरूट 3f हो जाएगी। बड़ी आसान सी बात, 3f स्केयर बनता है तो एफ स्केयर को मैंने अंडरूट से बाहर लिख दिया, तो अंडरूट क्या हो जाएगी 3f हो जाएगी। यूं ऑप्शन भी ठीक है, वैसे ज्यादातर यूनिवर्सिटी में मैंने यूं ही देखा है अंडरूट 3f ही लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि उसने इस f की वैल्यू भी पुट की होती है। तो इस f की वैल्यू क्या बनती है यहाँ से k क्यू का स्केयर ओवर क्या हो जाएगा ए का स्केयर। तो जरूरी नहीं है कि अंडर 3f ही लिखा हुआ आ जाए, आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है कि आपसे वो ये चीज पूछ ले कि आपका फार्मूला क्या बनेगा, तो के क्यू का स्केयर ओवर कौन सा हो जाएगा ए का स्केयर की फॉर्म में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। एक सेकंड आप वेट करें, एक्चुअली वो पेजेस खत्म हो गए, तो बस आपको बस टाइम भी होने वाला है, लेकिन मैं इस कंसेप्ट को कंप्लीट कर देता हूँ। तो आपको ये समझ आ गया कि फोर्स इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दो मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ, कल 15-20 मिनट हमें इस पे और बात करना पड़ जाएगी, क्योंकि टाइम अभी क्वेश्चन अभी रहते हैं, अभी कूलम ला पूरा नहीं हुआ हुआ। मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवाता भी हूँ, फिर मैं एक आधी असाइनमेंट भी दे दूंगा आपको। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, अभी इसको चलें प्लस क्यू रहने दें, यहाँ पर हम माइनस क्यू चार्ज रख लें। अगेन वही बात, इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड आर लिखें या आर लिखें। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब सारी साइड की लेंथ सेम, एंगल 60 डिग्री बनेगा। अब इस केस में इस वर्टिसिस को मैं चले नाम दे देता हूँ, ये ए है ऊपर वाला, और ये जो है वो बी है, और ये वाला सी है। और आप लोगों ने नेट फोर्स बतानी है ऑन ए। वही क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, जो वर्टेक्स ए पे चार्ज पड़ा हुआ है उस चार्ज पर लगने वाली अब आप लोगों ने नेट फोर्स मुझे बतानी है कितनी होगी। जरा सुने ध्यान से बच्चों बात, देखिए इस चार्ज ए नेगेटिव है, अब सी जो चार्ज होगा, ये जो सी चार्ज होगा आप लोगों ने फोर्स बतानी इस चार्ज ए पर कितनी लग रही है। तो सी वाला जो चार्ज होगा वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को चले मैं एफ सी कह देता हूँ, ठीक है ना। वैसे इसका नाम ए सी होना चाहिए, क्योंकि ए पर लग रही कौन लगा रहा है सी, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे मैं लिख देता हूँ इसका नाम क्या होना चाहिए, वो रूल के अकॉर्डिंग ए सी। ये कोई क्वेश्चन नहीं है ए सी, या अगर कोई बंदा इसको सी ए भी लिखते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने खुद बताना होगा ना कि ए सी और सी ए के मीनिंग क्या है। तो नीचे जब हम उसके मीनिंग डिस्क्राइब कर देते हैं तो ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि ए पहले ही लिखना होता है जरूरी। लेकिन नॉर्मली हम ये करते हैं कि जिस पर फोर्स लग रही होती है उसका नाम पहले लिखते हैं, और जो लगा रहा होता है उसका नाम बाद में लिखते हैं। लेकिन ये कन्वेंशन है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप चेंज कर दें, नीचे नीचे मीनिंग बता दें कि इसके मीनिंग ये है, तो वो बात भी ठीक होगी। अच्छा खैर, अब ज़रा ये देखो, इस ए पर जो बी फोर्स लगा रहा है, ये जो बी भी तो ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है वह बी लगा देते हैं। ये तो अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो ए और सी के दरम्यान में फोर्स होगी, डिस्टेंस सेम, ए और बी में दरम्यान डिस्टेंस सेम, इधर भी चार्जेस का प्रोडक्ट सेम, इधर भी चार्जेस का प्रोडक्ट सेम। और हमें पता है कि वो जो माइनस वाला मसला है वो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले में यूज करेंगे। मैंने क्यों नहीं बोला था उसको क्यू इफेक्टिव में यूज करेंगे, क्योंकि क्यू इफेक्टिव एक एक्स्ट्रा चीज आई है, वो हमारी बुक का टॉपिक तो नहीं है ना। तो जो मैंने पहली बात बोली थी ना कि हम इसको सिर्फ कहाँ पर यूज करेंगे, वो अपनी बुक के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग बात मैंने की थी। तो यहाँ आपको पता है कि इस माइनस के चक्कर में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस का कोई रोल ही नहीं है। तो हमें पता है चार्जेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। बहुत आसान सी बात है, मैं ज्यादा बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा। तो मैं कह सकता हूँ एफ बी इक्वल टू एफ सी होगा, और वो दोबारा के क्यू का स्केयर ओवर आर का स्केयर होगी, या वो ए स्केयर बन जाएगा। अब मसला ये है कि इस चार्ज पर लगने वाली फोर्स बतानी, इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक सी लग रही है एक बी लग रही है, एंगल कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है। ये तो वही पुराना सवाल बन गया, ये तो वही सवाल है कि इस फोर्स और इस फोर्स के दरम्यान में एंगल 60 डिग्री है, तो इस चार्ज पर जब लगने वाली नेट फोर्स निकालोगे तो उसका आंसर अंडर 3f ही आएगा। सेम है ये जिस तरह आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किए है। तो अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन में भी कोई हर्ज नहीं है, आप उसी मेथड से करेंगे। एक छोटी सी असाइनमेंट आपके लिए है, जो हम कल यहाँ से फिर आगे हम फोटोओं से ही बात शुरू करेंगे। कल का टॉपिक अगेन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कल मैं आपको रेक्टेंगल वगैरह के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल, सब साइड की लेंथ सेम,
ए के या आर बोलें, इस वर्टेक्स को ए, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी। वर्टेक्स ए के ऊपर चार्ज आप लोगों ने कौन सा रखा, प्लस क्यू। वर्टेक्स बी पे भी चार्ज प्लस क्यू, और वर्टेक्स सी पे चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू चार्ज रखा है। अब आप लोगों ने इस सी पर, वर्टेक्स सी पर लगने वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स बतानी है, ठीक है। ये अब आप लोगों की असाइनमेंट है कि जो वर्टेक्स सी यहाँ पर लिखा हुआ है, उस वर्टेक्स सी के ऊपर जो चार्ज पड़ा हुआ है उस पर आप लोग मुझे कल नेट फोर्स बताएंगे। और कल का लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 20 मिनट 15-20 मिनट इस पर और बात होगी, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें।